बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 12वां दिन है बार वोकेशनल कोर्स का, और जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमारी चल रही है उसमें जो हमारे सेशंस हैं, लेक्चर्स हैं, उनका आज आखिरी सेशन है। और उसके बाद हमारा लॉ मूड कंपटीशन कल और परसों इंशाल्लाह। आज का जो दिन है वो इसलिए अहम है कि एक तो हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हो रहे हैं, और दूसरा जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। अब वो आप सोचें क्या सरप्राइज़ हो सकता है, लेकिन सरप्राइज़ उनको ही मिलेगा जो दोनों लेक्चर्स टाइमली आएंगे और टाइमली अटेंड करेंगे। और इसके अलावा क्यों अहम है, एक तो ये वाला सेशन जो अभी हम शुरू करने लगे हैं, डीड्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड्स, और उसके बाद जो इससे अगला सेशन है QSO का, क्योंकि QSO का सेशन हमने पहले रखा हुआ था लेकिन कुछ इनएविटेबल सर्कमस्टांसिस की वजह से वो सेशन नहीं हो सका। तो वो हमने हबीबुल आमिर साहब, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, एक्स जस्टिस रह चुके हैं, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने आज 3:30 बजे का टाइम हमें दिया है, वो आपने लाजमी अटेंड करना है। अब ये वाला जो सेशन है डीड्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड्स, आप जब फील्ड में जाएंगे आपके पास अक्सर इस तरह के छोटे केसेस आते हैं, जैसे रेंट का केस आ गया, फैमिली केसेस आ गया, लेकिन इन केसेस के अलावा एक और मैटर भी आप लोगों के पास इस स्टेज पर अक्सर आ जाता है। आपके कोई जानने वाले, कोई दोस्त, कोई क्लाइंट आपके पास आकर कहता है कि जी हम प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं या प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए, कैसे तैयार करना चाहिए, वो आपसे पूछेंगे, आप उनको तैयार करके देंगे। अच्छा, वो फिर सिर्फ तैयार ही नहीं करना, वो तैयार करवाने के बाद आप कहेंगे कि सर आप इसको रजिस्टर भी करवा कर दें। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है ये बड़ा टेक्निकल सा सब्जेक्ट है। कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, क्या स्टेजेस हैं, टैक्सेस उसमें फिर होते हैं, कौन कौन से लगते हैं, वो टेंटेटिवली देख लेंगे कि आजकल के कौन से लगते हैं। तो इस सेशन के लिए इस फील्ड के एक्सपर्ट मलिक नौशरवान आवान साहब से रिक्वेस्ट की, वो आज तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनका आपको तारुफ़ करवाता हूँ। ये पाकिस्तान लॉ कॉलेज से इन्होंने भी लॉ किया हुआ है, वहाँ पर मेरे सीनियर थे, और जब मैं लॉ कर रहा था तो उस वक्त जहाँ पर भी मुझे कोई दिक्कत पेश आती थी नोट्स बनाने में, तो मैं इनसे, ये 2004-05 की बात है, मैं इनसे गाइडेंस लेता था, और इनके नोट्स इस्तेमाल करके मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने जो लॉ क्लियर किया वो इनके नोट्स की भी उसमें काफ़ी हाथ था। गोल्ड मेडलिस्ट हैं पाकिस्तान लॉ कॉलेज के, और कॉमन लॉ चैम्बर्स में पार्टनरशिप है इनकी, लॉ फर्म जो इनकी है। तो थैंक यू वेरी मच सर। मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का सेशन हम शुरू करें। सर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आई डू नॉट नो कि आज आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन जो है वो बड़ा आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से बड़ा खुशी का दिन होना चाहिए कि आप लोगों ने ये कोर्स जो है वो सब लोगों ने कामयाबी से इसको अटेंड किया, और आप लोग जो है वो इसके बाद अगला मरहला जो है वो आप लोग अब प्रोफेशन की तरफ जा रहे हैं। तो वेलकम टू द प्रोफेशन एंड थैंक यू ज़िशान फॉर अफोर्डिंग दिस अपॉर्चुनिटी। ये मेरा ख्याल है मेरा पहला लेक्चर है कहीं पे भी सिंस 2006 मैंने लॉ ग्रेजुएशन की थी, और ज़िशान इज़ ऑलवेज़ वेरी हम्बल फॉर द इंट्रोडक्शंस। तो कोशिश करेंगे, ज़िशान ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें थ्योरी और लॉ से ज़्यादा जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है हमें उस पर फोकस करना है, कि आप लोग जब प्रोफेशन में जाओ तो बीइंग न्यू स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है एक ऐसी फील्ड आप लोगों के पास ज़रूर हो जिससे इमीडिएटली आप लोग जो है वो कुछ अर्निंग की तरफ भी जा सकें, आप लोग जो है वो डिपेंडेंट ना हो। इंडिपेंडेंटली अगर आप कुछ छोटे छोटे काम जो हैं वो प्रोफेशन में आते साथ करना चाह रहे हैं तो वो कर सकें। थोड़ा सा मैं ज़िशान ने जो इंट्रो डीड्स और रजिस्ट्रेशन के हवाले से करवाया था, मैं थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को, क्योंकि आप सब लोग फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, अपने एक्सपीरियंस से आप सब लोग फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, प्रोफेशन में एंटर होने जा रहे हैं, थोड़ा सा ये गाइड करूँगा कि एक कॉन्सेप्ट था व्हेन आई डिड माय लॉ ग्रेजुएशन 2000 बैक इन 2006। तो हमने जब स्टार्ट किया तो डीड्स ड्राफ्टिंग, ये रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड्स जो है इसको कहा जाता था कि ये डेस्क वर्क और लॉयर्स का काम नहीं है, ये डीड राइटर्स का और उनका काम है।
इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये देखा है कि आपकी मोस्टली जो लिटिगेशन है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स की प्रॉपर ड्राफ्टिंग ना होना, आपके डीड्स की प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ना होना, उनकी विटनेसेस, उनकी टेस्टिमोनियल, उनके टेस्टेशन, डिस्क्रिप्शंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ना होने से आपके बहुत सारे इश्यूज आते हैं। और ये हमेशा से जो है ये प्रोफेशनल्स का ही काम था, लेकिन इसको कभी इस तरह इनकरेज नहीं किया गया। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब आप देखेंगे कि हर लॉ ऑफिस के अंदर जो है प्रॉपरली एक पूरी ब्रांच जो है वो रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो है वो काम कर रही है। और अब रजिस्ट्रेशन के हवाले से लास्ट ईयर से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है वो सॉफ्टवेयर भी लॉन्च कर दिया है, ई रजिस्ट्रेशन। अब जो है आप फ़िज़िकल हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट से निकल के आप सॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स की तरफ चले गए हैं, जिसमें आपकी सारी जो प्रोसेस है आपका फ्रॉम डाटा एंट्री टिल रजिस्ट्रेशन जो है वो सारा आपका ऑनलाइन होता है। और सिर्फ फाइनल प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आपको जो है वो एक आपके रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट की एक प्रिंट जो है वो आपको दे दिया जाता है। बाकी तमाम प्रोसेस, आपका सिग्नेचर्स, आपके विटनेसेस, आपका ड्राफ्ट, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। आपके बायोमेट्रिक्स हैं, आपकी कैमरा स्कैनिंग होती है, आपका नादरा के साथ उन्होंने डाटा लिंक कर दिया है। तो ये तमाम प्रोसेस जो है ये सारा ऑनलाइन है। उस प्रोसेस को हम ग्रेजुअली जब आगे बढ़ते हैं लेक्चर में तो हम उस पर जो है आपको आई ट्राई जितना मैं शेयर कर सकता हूँ। बाकी तो प्रैक्टिकली जब आप लोग ख़ुद उसको स्टार्ट करेंगे और ख़ुद जब करेंगे तो तब आप लोगों की लर्निंग प्रॉपर होगी। लेकिन आई ट्राई कि इस लेक्चर से एटलीस्ट आप लोगों को एक नो हाउ ज़रूर हो कि इंडिपेंडेंटली अगर आप जाके उस चीज़ को करना चाहो तो आप लोगों को किसी सीनियर की या उसकी आप लोगों को डिपेंडेंसी बहुत कम हो, आप लोग इंडिपेंडेंटली कर सकते हो। डीड्स की हद तक जो है मेरा ख्याल है कि बीइंग लॉ स्टूडेंट फॉर लाइक 3 years, कन्विंसिंग, प्लीडिंग, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए आप लोग सब लोग पढ़ के आए हुए हो, तो एक बेयर मिनिमम आइडिया आप लोगों को सबको है कि डीड्स की होती है। तो मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे होगा। लॉ को हम बहुत कम टच करेंगे, लेकिन डीड्स के हवाले से थोड़ा सा मैंने स्लाइड्स कुछ बना दी थी आप लोगों के लिए कि इसमें हमने क्या क्या किसी भी डीड की प्रेपरेशन जो है कोई भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो। ज़िशान ने सेल डीड का जिक्र किया था, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँ। इट्स नॉट जस्ट सेल डीड, आपका सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट में जितने भी कंपलसरीली रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप वो कोई भी डॉक्यूमेंट जो है अगर उसके बनाएंगे तो चूँकि उसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है तो वो प्रोसेस आपको अडॉप्ट करना ही करना है। उसके अंदर आपकी लीजेस हैं, आपके मॉर्गेजेस हैं, आपके पावर ऑफ अटर्नीज़ हैं, आपकी और आपकी इवन विल्स भी जो हैं वो भी आपकी आ जाती हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आपके गिफ्ट्स जो हैं, तो ये तमाम रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स हैं। इवन आपको थोड़ा सा बता दूं कि लास्ट ईयर की जो अमेंडमेंट आई है सेक्शन 17 में, अब उन्होंने जो एग्रीमेंट टू सेल, एक बड़ा कॉमन आपका कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट आपका यूज़ होता है जो हर प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन के अंदर जो है आप उसको यूटिलाइज़ करते हो, तो वो भी अब कंपलसरीली रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट हो गया हुआ है, तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो यू विल कम अक्रॉस दीज डॉक्यूमेंट्स। आपके प्रॉपर्टी के जितने मैटर्स होंगे, आपने सिविल कोर्ट में आप लिटिगेशन के लिए जा रहे हो, आपके डॉक्यूमेंट को पढ़ना, उसकी एग्जीक्यूशन को समझना, उसकी अटेस्टेशन को समझना, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को समझना, सब रजिस्ट्रार का उस डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड करना, उसको रजिस्टर करना, ये सारा आप लोगों के लिए जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिटिगेशन प्रोसेस के अंदर भी। तो ये फर्स्ट स्लाइड इज़ जी रिगार्डिंग के पार्ट्स ऑफ डीड के कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप उसको प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स जो हैं उनका आपको ख्याल रखना है कि ये मैंडेटरी होने चाहिए आपके उसमें। इट्स लाइक मैं ब्रीफली एक बार इसको, ये जो लिस्ट है इसको लिस्ट डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको थोड़ा थोड़ा वन लाइनर जो है वो एक एक के बारे में बता दूंगा, प्लस साथ आई ट्राई एक डॉक्यूमेंट भी जो है वो भी हम ओपन कर लें साथ, ताकि हम उसको आपको जो है उस पर ब्रीफ करते जाएँ। डिस्क्रिप्शन ऑफ द डीड टाइटल है, place and date of execution of a deed, description of parties of the deed, recitals, testatum, consideration, property description, exception and reservations, addendum, covenants and undertakings, testimonium clause, signature and attestation, and annexure or schedule. So all these are parts of a deed which you will be going to draft. इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, सेल डीड भी हो सकती है। अगर आप बैंकिंग के फील्ड में जा रहे हैं, आपके मॉर्गेज, फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स, आपके डिफरेंट लेटर्स ऑफ हाइपोथिकेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एमओडीटीज़ होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, वो सब आएंगे। आप लीजेस के लिए जाते हैं, आप एग्रीमेंट टू सेल्स के लिए जाते हैं, आप पावर ऑफ अटर्नी, बड़ा कॉमन डॉक्यूमेंट, आप उसके लिए जाते हैं। तो इन सब में जो है वो
आपको ख्याल रखना है कि ये तमाम पार्ट्स जो हैं इसका आपने देखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। आप ब्रीफली थोड़ा सा जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द डीड टाइटल जी, स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डीड। फॉर एग्जांपल आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसका जो हेडिंग, उसका जो टाइटल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक सेल डीड, गिफ्ट डीड, लीज डीड, मॉर्गेज डीड, पावर ऑफ अटर्नी। तो ये टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट जो है ये आपका बड़ा ज़रूरी है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करें तो उसका टाइटल आपका मैंडेटरी है वो होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ डीड। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसके टाइटल के बाद आपकी जो फर्स्ट लाइन होती है दैट इज़ दिस सेल डीड और गिफ्ट डीड और लीज डीड इज़ मेड एट प्लेस। आपने प्लेस का बताना है कि आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया वो आपका किस प्लेस में, या कि इफ़ यू आर इन लाहौर, आप एक डॉक्यूमेंट लाहौर में उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं या उसको आप ड्राफ्ट कर रहे हैं तो इज़ मेड एट लाहौर ऑन दिस डे, डेट, मंथ, ईयर। नेक्स्ट आ जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज़। उसके बाद आपने जो पार्टीज़ हैं उस कॉन्ट्रैक्ट की आपने इसमें सेल डीड की सूरत में आपका सेलर, बायर, ये वेंडर, वेंडी, ट्रांसफ़र, ट्रांसफरी, ये इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। ये तीनों टर्म्स आपकी यूज़ होती हैं। रेंट के लिए आप जाते हैं तो आपका लैंडलॉर्ड और टेनेंट, लेसॉर, लेसी, ये आपका मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, मॉर्गेज के अंदर ये आपकी डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज़ जो है। आप डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज़ के अंदर आपने ख्याल रखना है नेम, पेरेंटेज, CNIC नंबर। इफ़ देयर इज़ समवन अ फॉरेन नेशनल तो उसका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। देन करंट रेजिडेंशियल एड्रेस ये आपने मेंशन करना है। इफ़ समवन इज़ पावर ऑफ टर्नीज वगैरह होते हैं, समवन इज़ रिजाइडिंग अब्रॉड तो आप उसका परमानेंट एड्रेस प्लस प्रेजेंटली रिजाइडिंग एट जो भी आपका उसका फॉरेन एड्रेस होगा आप उसको मेंशन करेंगे। CNIC नंबर का बहुत ख्याल किया कीजिए, उसको बार बार जो है आपने उसको चेक करना है, क्योंकि वंस एक डॉक्यूमेंट आपका रजिस्टर हो गया और आपकी कोई भी डिटेल्स, नाम, CNIC इस हवाले से गलत हो जाती हैं तो आपको फिर एक पूरा प्रोसेस उसकी रेक्टिफिकेशन का जो है उससे गुजरना पड़ेगा, जो कि बीइंग अ लॉयर आपके लिए भी एक एम्बैरसमेंट होती है और आपके क्लाइंट के लिए हैज़ल भी होती है, प्लस उसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो जितना केयरफुली आप अपने डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करेंगे, आप उसको बार बार रीड करेंगे, उतना आपके लिए जो है वो परेशानी नहीं होगी जी। आफ्टर टाइटल, प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन एंड पार्टीज़, हम रिसाइटल्स की तरफ जाते हैं। रिसाइटल्स जो है बेसिकली वो आपका उस पूरी डीड का आप एक आउटलाइन और अपना जो एक खाका जो है, जो उस पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो आप ड्राफ्ट करने जा रहे हैं वो 2-3 पैरास के अंदर आप उस डॉक्यूमेंट के हवाले से बताते हैं। लाइक अगर आप एक सेल डीड बनाने जा रहे हैं तो उस सेल डीड में उस प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन, आपकी बिटवीन पार्टीज़ क्या टर्म्स कि एक पार्टी ने लाइक सेल की इंग्रेडिएंट्स हैं, ऑफ़र है, एक्सेप्टेंस है गिफ्ट के, उसमें आपने उन इंग्रेडिएंट्स को ब्रीफली कवर किया, ब्रीफली आपने उसकी कंसिडरेशन दी एंड देन यू विल मूव टुवर्ड्स द फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द एग्रीमेंट जिसको टेस्टम कहते हैं। तो जब मैं उसको डॉक्यूमेंट आपको खोल के तो मैं ये सारे आपको उसमें डॉक्यूमेंट के अंदर आपको जो है बताएंगे जी। टेस्टम जो है ये फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द एग्रीमेंट होती है। लाइक आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका जो मेन जिस्ट है आपके कॉन्ट्रैक्ट की, उसके अंदर जो आपकी टर्म्स हैं, जो आपकी कंडीशंस हैं, वो आपने उसके अंदर जो है वो पूरा उसको एक्सप्लेन करना होता है। देन कम्स योर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो विदाउट कंसिडरेशन नहीं होता, तो कंसिडरेशन इज़ मैंडेटरी। आपने अपनी कंसिडरेशन को मेंशन करना है और उसको बड़ा एहतियात से करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूं कि हमारा लाहौर में, पंजाब में, इवन पूरे पाकिस्तान में जो एक प्रैक्टिस है वो क्या होता है। कंसिडरेशन जो ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके सेल डीड्स वगैरह हैं, उसमें आपकी 2 कंसिडरेशंस नॉर्मली मार्केट में यूज़ हो रही हैं। एक DC वैल्यूएशन टेबल के हवाले से और एक आपकी एक्चुअल कंसिडरेशन जो है वो आप डॉक्यूमेंट्स में यूज़ करते हो। एडवाइजेबल हमेशा होता है कि जो आपकी एक्चुअल कंसिडरेशन है, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, वो आप पूरी मेंशन करें। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ जो हैं वो उसको अवॉइड करने के लिए टैक्सेस इतने बढ़ जाते हैं, इट्स लाइक 10 to 12 to 15% भी तक भी आप चला गया हुआ अगर आप नॉन फाइलर्स हैं, 18% तक। तो उसको अवॉइड करने के लिए फिर एक DC वैल्यूएशन टेबल हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जो हमारे ये डिप्टी कमिश्नर होते हैं, वो एक वैल्यूएशन टेबल निकालते हैं। वैल्यूएशन टेबल इज़ बेसिकली अ मिनिमम थ्रेशोल्ड किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि उससे कम वैल्यू पे कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो आप रजिस्टर नहीं करवा सकेंगे। वही मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है वो आपका जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, अब आपका जो स्टैम्प निकलवाने के लिए जो आपका स्टैम्प का जो पोर्टल अब गवर्नमेंट ने बना दिया हुआ है, उस पोर्टल पे वही मिनिमम रेट्स आपके जो है वो कर दिए गए हैं। उन रेट से कम पे आप कोई स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं कर सकेंगे, आप किसी भी डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन नहीं करवा सकते। तो एडवाइजेबल यही होता है कि आपकी जो एक्चुअल कंसिडरेशन है आप उसको यूज़ करें, क्योंकि आपके टैक्सेशन के जो इश्यूज़ होते हैं उसके अंदर आपकी एक्चुअल कंसिडरेशन जो है वो बहुत मैटर करती है।
नेक्स्ट चलते हैं जी प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी जो है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी में ब्रीफली आप लोग पढ़ के आए हैं। डिफरेंट आपके रिकॉर्ड्स हैं। आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड है जिसमें आपका फ़र्द, खेवट, खतौनी, खसरा ये यूज़ होते हैं, मौज़ा वगैरह यूज़ होते हैं। अब उसके बाद आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ आ जाती हैं, वहाँ पे आपके ये प्लॉट नंबर्स, ब्लॉक नंबर्स ये यूज़ होते हैं। आपकी मेजरमेंट्स जो है वो डिफरेंट होती हैं। दैन आपका DHAs हैं, दैन आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। तो कोई भी रेलेवेंट प्रॉपर्टी है, आपने उसके डॉक्यूमेंट्स को कंसल्ट किए बगैर प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन जो है वो मेंशन नहीं करनी। समटाइम्स हम लोग ये मिस्टेक करते हैं कि हम वर्बली उस प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन को जो है वो मेंशन कर देते हैं और हम डॉक्यूमेंट्स को फॉलो नहीं करते। आप पोर्टल रजिस्ट्रेशन की वजह से आपको जो है वो मोस्टली जो रेवेन्यू रिकॉर्ड जो आपका ऑनलाइन हो चुका है, इफ़ एनी वन ऑफ यू हैव कम अक्रॉस द कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड जिसे हम कहते हैं, आप कंप्यूटराइज फर्स्ट जमाबंदियाँ और वो इशू होती हैं, उन कंप्यूटराइज रिकॉर्ड्स के अंदर जो डाटा है आपका रजिस्ट्रेशन ने उस फ़र्द से उन्हीं डाटा को उठाना है। तो जो डिस्क्रिप्शन आप डॉक्यूमेंट की बनाएंगे, आपकी डिस्क्रिप्शन उससे मैच करनी चाहिए, उससे डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आपके लिए फ्यूचर में डेफिनेटली, जिससे पहले मैंने मेंशन किया कि आपके लिए उस डॉक्यूमेंट की रेक्टिफिकेशन करवाना या उसको बाद में चेंज करना, वो एक पूरी हैज़ल, एक पूरी एक्सरसाइज है। तो उसका आपको प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन आपको हमेशा बड़ा केयरफुली और डॉक्यूमेंट्स को कंसल्ट किए बगैर नहीं, उसमें आपकी सेल डीड, आपका फ़र्द, आपकी म्यूटेशन, इसी तरह आपका ट्रांसफ़र लेटर, आपका पोजेशन लेटर, किसी भी सोसाइटी का या जो भी रिकॉर्ड है रेलेवेंट, उन सब को आपने कंसल्ट करके तो आपने प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी है। नेक्स्ट चलते हैं जी एक्सेप्शन रिजर्वेशंस हैं। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर आप कोई लिमिटेशंस जो हैं वो लगाना चाहते हैं, नॉट कंडीशनल, सेल वगैरह कंडीशनल नहीं होती, उसमें आप लिमिट्स नहीं लगा सकते, लेकिन लाइक कोई राइट्स जो हैं अगर आप उनको लिमिट करना चाहें तो आप उसमें ये क्लॉज जो है ये आप अपने इंस्ट्रूमेंट में ऐड कर सकते हैं। देन इट्स अबेंडम, ये है कि ओनरशिप जो है अगर उसमें आप एक्सटेंट ऑफ ओनरशिप जो है, लाइक कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें आपने कुछ राइट ऑफ वे आपने उसमें मेंशन करने होते हैं कि आप ट्रांसफ़र इतना एरिया कर रहे हैं लेकिन उसमें से कुछ एरिया जो है वो आप राइट ऑफ वे उसको जो है वो दे रहे हैं, या आप मेंशन करना चाहते हैं कि समटाइम्स कोई स्ट्रीट है, कोई चीज़ है, तो उसको वो एक्सक्लूसिव यूज़ जो है उसको आप प्रोहिबिट कर देते हैं कि ये एक्सक्लूसिव यूज़ उसका नहीं हो सकता, वो कॉमन यूज़ होगा जी। जैसे कोवेनेंट्स एंड अंडरटेकिंग्स हैं जी, आपकी अब ये डिपेंड करता है आपका डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट कि दोनों पार्टीज़ जो हैं उनकी ऑब्लिगेशंस जो है वो आपने क्या उसमें मेंशन करनी है। लाइक ट्रांसफ़र या ट्रांसफ़र जो है उसकी क्या ऑब्लिगेशंस होंगी उस इंस्ट्रूमेंट के हवाले से, और ट्रांसफ़र की क्या ऑब्लिगेशंस होंगी जी। ये लीज़ वगैरह के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जहाँ पे आपने कोवेनेंट्स जो है वो मेंशन करने होते हैं कि आपका लेसॉर जो है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, और जो टेनेंट है उसने प्रॉपर्टी को जो है वो किस तरह यूज़ करना है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। टेस्टिमोनियम क्लॉज है जी, आपका जब भी इंस्ट्रूमेंट के लास्ट पे हम एक लाइन जो ऐड करते हैं कि इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टीज हैव एग्जीक्यूटेड दिस सच एंड सच इंस्ट्रूमेंट ऑन दिस डेट रिटन अबव, या आप एग्जीक्यूशन की डेट अगर सेपरेटली मेंशन करना चाहते हैं तो वो आप एंड पे कर सकते हैं। तो टेस्टिमोनियम क्लॉज इज़ दैट जिसमें जो एग्जीक्यूटिंग पार्टीज़ हैं वो ये टेस्टिमनी दे रही होती हैं कि हमने विटनेसेस, गवाहों की मौजूदगी में जो है इस दस्तावेज़ को जो है वो हमने इसको सुना समझा और हमने इस पर दस्तखत किए हैं। सिग्नेचर एंड अटेस्टेशन है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब भी आपने इन लिटिगेशंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन जो थी वो प्रॉपर थी या नहीं थी। अभी रजिस्ट्रेशन का जब हम उस प्रोसेस को साथ स्टार्ट करेंगे तो वो आपको मैं गाइड करूँगा कि अब एग्जीक्यूशन थोड़ी डिफरेंट होगी, अब फिज़िकली डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो आपके सिग्नेचर्स या थंब इम्प्रेशंस वगैरह नहीं हो रहे होते, अब वो बायोमेट्रिक में ही जो है वो आपका फ़ोटो स्कैनिंग होती है और आपके बायोमेट्रिक्स जो हैं वो उस डॉक्यूमेंट में जो है वो ले लिए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से ये बस ब्रीफली मैंने बस मेंशन कर दिया, अदरवाइज यू ऑल आर अवेयर। सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो आपको बताता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके कंपलसरीली रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स आते हैं। मैंने कुछ लिस्ट कर दी हैं। आपका जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रिलेटेड टू गिफ्ट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं, कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि कोई राइट क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट और एक्सटिंग्विश कर रहा होता है प्रॉपर्टी में जिसकी वैल्यू ₹100 से अबव हो, जो कि मोस्टली अब ₹100 से अबव ही होती हैं,
तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके कंपलसरीली रजिस्ट्रेबल हैं। पावर ऑफ अटर्नी आपके हैं, और एग्रीमेंट्स, ये एग्रीमेंट स्पेसिफिकली मेंशन हुआ है कि जब से एग्रीमेंट फॉर आपका जो एग्रीमेंट टू सेल है आपका, उसको कंपलसरीली रजिस्ट्रेबल आप कर दिया गया है कि आप उस पर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे करके उसको कंपलसरीली आप उसको रजिस्टर करवाएंगे। देन एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट्स और पेमेंट्स है, लीजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ट्रांसफ़र असाइनमेंट्स ऑफ कोर्ट डिक्री है कि थ्रू कोर्ट डिक्री भी जो हैं वो भी रजिस्टर होती हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, अगर आप करवाना चाहें तो देन इट बिकम्स योर टाइटल डॉक्यूमेंट्री। कुछ एग्जाम्पशंस हैं जी इसके अंदर सेक्शन 17 में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपल्सरी नहीं है। सेक्शन 18 बेयर रीडिंग, इट क्लियर्स के कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि सेक्शन 17 में मेंशन नहीं है दैट इज़ ऑप्शनली रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट। वो आप कोई भी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट कोई भी अगर आप करवाना चाहें तो उसके हवाले से जो ड्यूटीज़ हैं वो आपके स्टैम्प एक्ट के स्केजुअल में और आपकी जो ई स्टैंपिंग की वेबसाइट है उसके अंदर वो ड्यूटीज़ अब प्रोवाइड कर दी गई हैं, वो पे करके आप इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनको रजिस्टर करवा सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट में और वेस्ट पाकिस्तान रजिस्ट्रेशन रूल्स हैं 1929 के आपका जो है कंप्लीट बड़ा कम्प्रीहेंसिव रूल्स हैं ये रजिस्ट्रेशन के, जिसको आपके लिए पढ़ने में आपको थोड़ा सा टाइम और समझने में आपको टाइम चाहिए, लेकिन आई एडवाइज़ कि जब भी आप इस फील्ड में जा रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन एक्ट को रजिस्ट्रेशन रूल्स के साथ मिला के पढ़िए, और उसमें जो रजिस्ट्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसकी प्रैक्टिकल आपको फ़ील होगा कि थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आपको लॉ की नो हाउ जो है वो कम्प्लीटली आपको उसके बारे में जो है वो होनी चाहिए। मैंने कुछ सिंपल रूल्स मेंशन कर दिए कि जब आप ड्राफ्टिंग किसी भी इंस्ट्रूमेंट की करते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको जो है वो ख्याल करना चाहिए जो कि रिफ़्लेक्ट करती हैं आपकी अपनी पर्सनालिटी, बीइंग अ लॉयर एंड ड्राफ्टिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर योर क्लाइंट, तो वो ज़रूरी होता है। अननेसेसरी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। हम लोग समटाइम्स क्या करते हैं कि किसी इंस्ट्रूमेंट को बनाते हुए एक ही बात जो है वो 3-3, 4-4 पैराग्राफ्स के अंदर बार बार रिपीट हो रही होती है। उसको थोड़ा लेंथी करने के लिए तो कोशिश करें कि रेपिटेशन ना हो। एक बात को जो है वो आप एक पैरा के अंदर जो है रिसाइटर्स में मेंशन कर रहे हैं तो एक पैरा में आ जाए, आप अगर उसको नीचे नेस्टम में मेंशन कर रहे हैं तो वो 1-2 पैरास के अंदर आप अपनी बात को जो है वो कंक्लूड करें। शॉर्टर सेंटेंसेस हमेशा जो होते हैं वो इजी होते हैं। आपने ड्राफ्टिंग करनी है तो आपको हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि उस ड्राफ्टिंग जो है वो आपके क्लाइंट के लिए एक लाइफ टाइम वो डॉक्यूमेंट होता है। उसने सारी ज़िंदगी उस कागज़ पे इन्हिसार करना है, उसके करोड़ों रुपए जो हैं वो उस डॉक्यूमेंट के बेस, वो टाइटल डॉक्यूमेंट होता है उस पर बेस कर रहे होते हैं। और पहले पाकिस्तान में आप इस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिएगा कि वी आर अ कंट्री ऑफ 240 मिलियन पीपल, जिसमें आपकी हाउसिंग की और प्रॉपर्टी की नीड्स जो हैं वो कभी कम नहीं होने वाली, ये हमेशा बढ़ेंगी ही। और प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ जो है वो अब आप देख चुके हैं कि लाइक इवन अ स्मॉल 5 मरला यूनिट भी जो है वो आपका 15 to 20 मिलियन से अबव चला गया हुआ है। तो इट्स लाइक यू आर हैंडलिंग मिलियंस ऑफ वर्थ प्रॉपर्टीज़ ऑफ योर क्लाइंट। तो अब ये ड्राफ्टिंग बड़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट और बड़ी केयरफुल है और आपके लिए एक अच्छा अर्निंग सोर्स भी है। तो इसकी ड्राफ्टिंग में बहुत ख्याल करें कि आप जो है चूज़ द राइट वर्ड्स। आप जो सेंटेंसेस और जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट मीनिंग जो है, और आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपने एक क्लॉज अगर एक डॉक्यूमेंट में मेंशन की है तो क्या आप ख़ुद उस क्लॉज को समझ पा रहे हैं। जब तक आप खुद उस क्लॉज को समझ नहीं पाएंगे कोई पढ़ने वाला उस क्लॉज को समझ नहीं पाएगा। यूजुअली एक ट्रेंड सेट हो गया हुआ है कि अब हम जब फील्ड में आते हैं तो वी ट्राई टू लुक फॉर ड्राफ्ट। यार ये ड्राफ्ट होगा, यार वो सेल डीड बनानी है, एक तो मुझे ड्राफ्ट मिल जाएगा। तो आपको एक ड्राफ्ट शेयर होता है, आप उस ड्राफ्ट को उठाते हैं, उसमें डेट चेंज करते हैं, पार्टी नेम चेंज करते हैं, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन चेंज करते हैं, दैट्स इट। आप उसको प्रिंट निकाल के आप उसको थ्रू कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि आप ड्राफ्ट लेने में या गाइडेंस लेने में कोई मज़ायका नहीं है, आप लें, लेकिन आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अपना ड्राफ्ट प्रिपेयर करें। आप जब अभी प्रोफेशन में आएंगे तो आई एडवाइज़ यू कि जब भी आप पहला जो ड्राफ्ट बनाएं अपना, उस ड्राफ्ट पे आप ज़्यादा मेहनत करें, उस पर आप 3 गुना टाइम 4 गुना टाइम लगाएं, क्योंकि वंस
आप एक अच्छा ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे, वो ड्राफ्ट आपका जो है वो आपकी डाटाबेस में सेव हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो आप उस ड्राफ्ट को फॉलो करेंगे। अगर एक बार आपके ड्राफ्ट में आपने कोई गलती छोड़ दी तो नेक्स्ट टाइम आप जितनी बार उसको कॉपी करेंगे या उसको यूज़ करेंगे, आप वो गलती जो है अपने उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो दोहरा रहे होंगे। तो बड़ा केयरफुली जो है अपना, जब भी आप फील्ड में हैं तो अपने पहले ड्राफ्ट जो हैं उनको बड़ा केयरफुली उस पर मेहनत से उनको बनाइएगा जी। लास्ट पॉइंट वही था जो अभी आपसे जिक्र कर रहा था कि जब भी आप जो है कोई डॉक्यूमेंट बनाएं तो कोशिश करें कि अपने आप को उस क्लाइंट की या एक लेमैन की सेंस में आप उस डॉक्यूमेंट को ख़ुद से पढ़ें ताकि आप उसको समझ सकें। अब जितनी भी ड्राफ्टिंग है मोस्टली हमारा वो कल्चर हैंड राइटिंग वाला या आपका जो है वो स्टेनो वाला और डिक्टेशन वाला कल्चर जो है वो अब हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म होता जा रहा है। तो आप ड्राफ्टिंग मोस्टली कंप्यूटर पे करते हैं। कंप्यूटर की ड्राफ्टिंग के अंदर मिस्टेक्स का चांस जो होता है वो आपका वो बढ़ जाता है। तो मैंने हमेशा से, मेरी एक ही प्रैक्टिस रही है कि आप जब भी अपना ड्राफ्ट एक फ़ाइनल कर लें तो आप उसका प्रिंट लें, और प्रिंट लेके उसको एक बार ज़रूर आप उसको थॉरली रीड करें, और आप देखेंगे कि इस प्रैक्टिस से आप जितनी बार भी पढ़ेंगे आप अपने ड्राफ्ट के अंदर कोई ना कोई अपनी ही गलती जो है वो आप उसको निकालने में कामयाब होंगे, और आपका एक अच्छा बेहतर ड्राफ्ट जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। डीड्स के हवाले से ये हमारा सेक्शन था। अब मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की तरफ जो है वो जाना चाहूँगा, ताकि मोस्टली लॉ पढ़ना तो आपके लिए, अब आपने आगे अपने प्रोफेशन में जो है लॉ ही पढ़ना है। अब आपने दिन रात, वो कहते हैं कि अपने तकिए के नीचे भी जो हैं वो CPC CRPC ये रख के ही अब आपने सोना है। तो उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की तरफ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जो सबसे पहला स्टेप आपके पास आता है, अब एक आपने अपना डीड, अपना डॉक्यूमेंट आपने ड्राफ्ट किया। अभी मैंने आपको बताया कि अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरे पंजाब में चेंज हो चुका है। तो वो ड्राफ्ट जो है उसको फ़िज़िकली आपने कहीं लेके नहीं जाना है। उस ड्राफ्ट को अब आपने ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर आपने अपलोड करना है। उस अपलोड करने से पहले अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ड्यूटीज़ की एवेजन को और उसको फ्रॉड्स को रोकने के लिए उन्होंने मैकेनिज़्म चेंज कर दिया। नाउ गवर्नमेंट सेज़ कि अगर आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है तो पहले आपको उसकी जो लेवी ड्यूटीज़ हैं वो ड्यूटीज़ आपको तमाम जो है वो इन एडवांस आपको पे करनी पड़ेंगी। तमाम ड्यूटीज़ जो उस डॉक्यूमेंट की है वो पे करने के बाद ही जो है आप ई पोर्टल के ऊपर जो है वो उस डॉक्यूमेंट का जो डाटा है वो आप उसको अपलोड कर सकेंगे। अब इन ड्यूटीज़ की पेमेंट के लिए जो मेन जो होता है आपका स्टैम्प ड्यूटी, आपके हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है वो एक स्टैम्प ड्यूटी आपकी लेवी हो रही होती है। स्टैम्प ड्यूटी के साथ गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आपसे एक ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो आपसे कलेक्ट करती है। ये हर सेल डीड के ऊपर, हर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो आप पे कर रहे होंगे। तो फर्स्ट इज़ आपकी स्टैम्प ड्यूटी, देन अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र का टैक्स आपने पे किया। देन कम्स योर FBR टैक्सेस, जो कि आपके फेडरल गवर्नमेंट के आपके FBR के टैक्सेस हैं, जिसमें विद होल्डिंग टैक्सेस कुछ आपके बायर्स के ऊपर भी होते हैं, कुछ आपके सेलर्स के ऊपर भी होते हैं। वो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं। बायर अपना रेलेवेंट टैक्स जो है वो FBR के ई पोर्टल पे जाके वहाँ से चालान जनरेट करके आप उसको पे करते हैं, और जो सेलर है वो अपना टैक्स जो है वो पे करेगा। ये तमाम चालान आपके पास जब मौजूद होंगे तो ही आप अपना रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है आप उसको स्टार्ट कर सकेंगे। चालान कैसे जनरेट होंगे, स्टैम्प ड्यूटी किस तरह पे होगी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसके लिए आपका एक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो बना दिया हुआ है। मैं उसको ये मुझे चेंज कर
बस हाँ, ठीक ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है ये ई स्टैंपिंग का पोर्टल जो है ये इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। अब आपको कोई भी स्टैम्प ड्यूटी जो ₹500 से अबव की आपने पे करनी है तो वो आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ई स्टैंप के पोर्टल के ऊपर जाके आप पे करेंगे। उससे कम की जो ड्यूटीज़ हैं वो वेंडर्स को जो है वो गवर्नमेंट ने राइट दे दिया हुआ है। वो वेंडर्स का अपने लॉगिन है, वो अपने लॉगिन से जाके आपको इमीडिएटली आपको दे देते हैं। ये तमाम ड्यूटीज़ जो आप ई स्टैम्प के पोर्टल के थ्रू पे करेंगे ये बैंक ऑफ पंजाब में आपने पे करनी है। ये चालान आप प्रिपेयर करके इसको बैंक ऑफ पंजाब भेजेंगे और वहाँ से आपको जो है वो स्टैम्प पेपर आपको इशू होगा विद एन एक्स्ट्रा शीट, और एक चालान आपको जो है वो स्टैम्प करके इशू करेंगे। जब आप अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के लिए जाते हैं तो आपका स्टैम्प ड्यूटी के चालान के अंदर ही जो है आपका ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स का चालान जो है वो इंक्लूडेड होता है। तो एक ही बार जो है आपकी वो ड्यूटी जो पे हो जाती है। ड्यूटीज़ चेक करने के लिए जो है वो स्टैम्प एक्ट के स्केजुअल के अंदर जो है वो आपकी स्टैम्प ड्यूटीज़ और तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो है वो प्रोवाइड कर दी गई हैं। अगर किसी प्रॉपर्टी के हवाले से आपको डीसी वैल्यूएशन चेक करनी हो तो इसी ई स्टैम्प के पोर्टल के ऊपर राइट अपर कॉर्नर के अंदर कैलकुलेट डीसी वैल्यूएशन की टैब मौजूद है, जिस पे आप जाके पंजाब के अंदर रूरल या अर्बन किसी भी प्रॉपर्टी का जो है वो आप डीसी वैल्यूएशन जो है वो जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक ब्रीफली इसमें गाइड कर देता हूँ। लाइक आपका डिस्ट्रिक्ट है लाहौर, आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपने तहसील सिटी हमने सेलेक्ट की जी। अब उसके बाद आपके लाहौर के अलावा जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब में उसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन का सब डिस्ट्रिक्ट है वो एक ही होता है। तो मोस्टली इट्स तहसील के अंदर आपका एक सब रजिस्ट्रार जो है वो आपका उसको रजिस्ट्रेशन के मामलात को देख रहा होता है। लाहौर में अगर आप आते हैं तो लाहौर में उन्होंने इस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को जो है वो 9 टाउन्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इफ़ समवन इज़ गोइंग टू प्रैक्टिस इन लाहौर तो उनके नॉलेज में होना चाहिए कि ये 9 मुख्तलिफ टाउन्स हैं लाहौर के अंदर, जिसमें 9 सब रजिस्ट्रार्स बैठेंगे जो हर टाउन की अपनी जियोग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन में जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं उसको डील करेंगे। लाइक ये देखिएगा आपका यहाँ पे आपका लामा इकबाल टाउन है, दाता गंजबख्श टाउन, गुलबर्ग टाउन, रावी टाउन, समनाबाद टाउन, शालीमार एंड वाघा टाउन। हम किसी एक टाउन को लामा इकबाल टाउन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें आपका जो लाहौर का जितना रिकॉर्ड है उसमें आपका रेवेन्यू सर्कल्स में उन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है कि जितने भी आपके जो मौज़ाजात थे उन मौज़ाजात में एक रेवेन्यू सर्कल के अंदर फिर मुख्तलिफ मौज़ाजात हैं। तो आप कोई भी रेवेन्यू जो रेलेवेंट रेवेन्यू सर्कल है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने प्रॉपर्टी जो है वो आपकी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है या आपकी प्रॉपर्टी जो है वो अनकंस्ट्रक्टेड है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इफ़ इट्स अ प्लाज़ा तो प्लाज़े के अंदर जिस फ्लोर पे आपकी शॉप आपका अपार्टमेंट आ रहा है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। लाइक हम उसको प्लॉट का ले लेते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ प्रॉपर्टी एरियाज़ हैं, लाइक इट्स मौलाना शौकत अली रोड। आपको लैंड क्लासिफिकेशन अपनी प्रॉपर्टी की जो है वो मेंशन करनी है। हम इसको कमर्शियल लेते हैं, जौहर टाउन इसकी लोकेशन ली। लैंडेड एरिया विल टेक 1 मरला, फाइंड लैंड रेट। तो आपका मौलाना शौकत अली रोड पे जौहर टाउन के अंदर जो इस वक्त डीसी वैल्यूएशन टेबल है दैट इज़ 3.675 मिलियन, यानी 36,75,000 रुपये पर मरला आपका रेट है, जो आपका स्टैम्प ड्यूटी के लिए इट्स अ मिनिमम रेट। आपके इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट की जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे होंगे उसकी कंसिडरेशन अगर आपकी एक्चुअल होगी तो आप उसको मेंशन करेंगे। ये मिनिमम एक थ्रेशोल्ड जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि गवर्नमेंट ने एक मिनिमम थ्रेशोल्ड दे दिया हुआ है कि इससे कम की आप ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं कर सकेंगे। नीचे एक डीसी स्क्वायर फीट रेट दिया हुआ है। गवर्नमेंट ने कुछ सालों से उन्होंने अब कहा कि आपकी लैंड की वैल्यू जो है वो आप अलहदा कैलकुलेट करेंगे और उसके ऊपर आपका जो कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर आपने जो अवेलेबल होता है उसकी वैल्यू जो है वो सेपरेटली आपने उसको डिटरमिन करना है। लाहौर में हर एरिया के लिए उसका पर स्क्वायर फीट रेट जो है वो गवर्नमेंट ने डीसी वैल्यूएशन टेबल में ही डिटरमिन किया हुआ है, जिस तरह यहाँ पे इट्स 2500 पर स्क्वायर फीट। तो आपकी उस प्रॉपर्टी पे जितना कवर्ड एरिया है आप उस कवर्ड एरिया को 2500 पर स्क्वायर फीट से मल्टीप्लाई करके लैंड की वैल्यू के अंदर आप उस कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर की वैल्यू को ऐड करके तो वो आपकी एक टोटल कंसिडरेशन वैल्यू निकलेगी।
उस टोटल कंसिडरेशन वैल्यू के ऊपर आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी लेवी हो रही है, आप उसका चालान जो है वो आप जनरेट करेंगे और उसको पे करेंगे, और वो आप ई स्टैंपिंग की वेबसाइट के थ्रू ही कर सकेंगे। ये चालान की जनरेशन के लिए आपका पहला टैब जो है इस चालान फॉर्म नंबर 32A, इसके अंदर आपने पूरे पंजाब के अंदर ये सेम है, आप जहाँ पे भी जाएं, जहाँ पे भी प्रैक्टिस करेंगे, इसका प्रोसीजर जो है वो सेम रहेगा। आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, रेलेवेंट तहसील सेलेक्ट करनी है। स्टैम्प पेपर जो है वो जुडिशियल इज़ यूज्ड फॉर कोर्ट पर्पसेस, सो ऑलवेज़ फॉर इंस्ट्रूमेंट्स या डीड्स या डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप नॉन जुडिशियल की कैटेगरी ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने अपनी रेलेवेंट डीड सेलेक्ट करनी है। राइट पे आपको एक हेल्प के लिए जो स्टैम्प एक्ट का स्केजुअल है, उस स्केजुअल में से जो 500 से अबव की जो स्टैम्प ड्यूटीज़ जो एप्लीकेबल हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उन्होंने मेंशन कर दिए हुए हैं। आपको अगर गाइडेंस लेनी है कि आपने कौन सा हेड कौन सा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, तो वो स्टैम्प एक्ट के स्केजुअल को उन्होंने यहाँ जो है वो साथ लिंक किया हुआ है। लाइक आपकी कन्वेंसिंग है तो इट्स नंबर 23 पे आप देखेंगे आपकी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के लिए जो है वो आपकी कन्वेंस यूज़ होती है इन केस ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप ये 23 में आप जो इसका जो फर्स्ट है, इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन एन अर्बन एरिया 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि जो कंसिडरेशन आपने लैंड और अपने कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर वैल्यू की निकाली, उसका 1% जो है वो आपकी ये स्टैम्प ड्यूटी होगी अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो अर्बन एरिया में आ रही होती है। अर्बन और रूरल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं आपको अगेन बता दूं, एक तो आपका डीसी वैल्यूएशन टेबल, उसके अंदर ही जो है उन्होंने अर्बन और रूरल जो एरियाज़ हैं उसको डिवाइड किया हुआ होता है। प्लस आपका जो टैक्सेशन का जो एक्साइज एंड टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है, जो एरियाज़ रेटिंग एरियाज़ हैं जहाँ पे वो आपका प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करते हैं, उसको आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाइड अर्बन एरिया जो है अर्बन एरिया नोटिफाई करती है, तो वो अर्बन एरिया कहलाता है जहाँ पे आपका प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो आपको प्रॉपर्टी टैक्स ले रही होती है। रूरल होगा तो रूरल में आपकी ये ड्यूटी बढ़ के 3% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी हो जाती है। साथ आप देखेंगे नीचे नोट में रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रजिस्ट्रेशन ड्यूटी जो है वो गवर्नमेंट ने कुछ सालों से फिक्स कर दी हुई है। 5 लाख तक का अगर आपका इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू है तो इट वुड बी 500 रुपीज़। अगर 5 लाख से ऊपर आपका इंस्ट्रूमेंट है तो वो 1000 मैक्सिमम फिक्स है आपकी। वो 1000 ये जब चलान जनरेट होगा तो ये 500 या 1000 जो है ये उसके अंदर आपका ऐड होके आ जाएगा। इसी तरह ही आपका नीचे लीजेस हैं, लीज़ के अंदर जो है वो आपका कैलकुलेशन जो होती है वो ब्रीफली मैं आपको सिर्फ बता दूं कि आपका इन टर्म्स ऑफ ईयर्स जो है आपका जो है वो ये होती है कि कितने साल की आप लीज़ कर रहे हैं, तो उसकी एवरेज एनुअल रेंट कैलकुलेट करके तो उसके ऊपर ये आपकी ड्यूटीज़ निकलती हैं। इसी तरह आपका जो है जी 40 में आप देखेंगे आपके मॉर्गेज के हवाले से जो है जी 40 में आपके ये 40D2.45% ऑफ द लोन अमाउंट, अगर आपको मॉर्गेज डीड वगैरह करने जा रहे हैं तो यहाँ से आपको जो है ये ड्यूटीज़ जो है, इस टेबल का पर्पस है कि आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है ड्यूटीज़ चेक करने में तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जिन पे रजिस्ट्रेशन फ़ी एप्लीकेबल है, आप रजिस्ट्रेशन फ़ी का जो कॉलम है आप उसको चेक करेंगे। एजेंट इंफॉर्मेशन में anyone who is going to the bank for purchasing the stamp papers, आप उसको एजेंट यहाँ पे मेंशन करेंगे। इस बात का ख्याल कीजिए कि जिसको आप अपने चलान में एजेंट मेंशन करेंगे वही आप बैंक ऑफ पंजाब से आपका स्टैम्प पेपर्स जो है वो रिसीव कर सकता है। अभी तक कुछ फ्लेक्सिबिलिटी थी, लाइक लास्ट मंथ तक भी कि मैंने कुछ चलान बनाया तो मैंने उस पर अगर मेरा नाम या क्लर्क का नाम या किसी का भी नाम लिखा तो हम किसी को भी भेज देते थे तो वो स्टैम्प पेपर्स इशू हो जाते थे। लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि जिसका CNIC होगा स्टैम्प पेपर्स उसी को ही इशू होंगे। दैन कम्स द पार्टीज़ इन्फॉर्मेशन, आप पार्टी 1 पार्टी 2 इन्फॉर्मेशन करेंगे और आप कोड डाल के, अब इसमें आगे एक पूरा प्रोसीजर है इस एक लेक्चर में उसको पूरे को कवर करना। तो ब्रीफली आई जस्ट वांटेड टू लेट यू गाइज नो कि आप लोगों को पता हो कि आपने अगर स्टैम्प ड्यूटी जो आपकी रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ड्राफ्टिंग के बाद जो आपका पहला प्रोसेस है वो आपका स्टैम्प ड्यूटी और अपनी ड्यूटीज़ की पेमेंट है, तो उसके लिए आपको ई स्टैंपिंग के पोर्टल पे जाके आपको अपना चलान जनरेट करना है जिसके थ्रू आप ड्यूटीज़ पे करेंगे।
नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। रजिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे थे कि हमारा अब रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह होगा और आप डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन जो है वो किस तरह कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लोगों की आसानी के लिए इसी ई स्टैंपिंग की पोर्टल के ऊपर लास्ट में जाके रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो है वो 3 टैब्स उन्होंने प्रोवाइड कर दी हैं, जिसमें आपका जो सेंटर वाली टैब जो है दैट इज़ योर ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल का आपका लॉगिन है। मैंने ये अपना लॉगिन जो है इसको ऑलरेडी लॉगिन आप लोगों के लिए पहले कर लिया था। दिस इज़ ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अब आपके डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ये पोर्टल बना दिया हुआ है। लॉगिन के लिए मैं आपको गाइड कर दूंगा। जब आप इसकी फर्स्ट स्क्रीन पे आते हैं तो उसमें आपको अपनी फ़र्स्ट टाइम आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है विद योर ईमेल आईडी एंड योर मोबाइल नंबर, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो मोबाइल नंबर आपने बड़ा केयरफुली मेंशन करना है, क्योंकि जब भी आपने लॉगिन करना है तो आपको लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की तरफ से एक कोड आपको मिलेगा और वो कोड आप एंटर करेंगे तो ही आप इसको लॉगिन कर सकेंगे, और 30 सेकंड्स की आपके पास वो विंडो होती है उस कोड को एंटर करने के लिए। तो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो आपने बड़े एहतियात से डालने जब आप इसको रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आप जो भी अपना पासवर्ड डाल के आप उसको लॉगिन करने के बाद दिस इज़ योर फर्स्ट विंडो। इसमें आप देखेंगे टॉप के ऊपर आपके 2 टैब्स हैं, इंदराज नई रजिस्ट्री और रजिस्ट्री हिस्ट्री। आपने जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है तो यू विल सेलेक्ट इंदराज नई रजिस्ट्री। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए पंजाब के अंदर नया आपने जब रजिस्ट्री के लिए जाना है तो दिस इज़ योर पोर्टल। आपको वहाँ पे उसका रेलेवेंट ज़िला, उसकी तहसील, उसका मौज़ा, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट जो है बै है, दस्तबरदारी है, हिब्बा तमलीक है, आड़ रहन है, तबादला, पट्टा, तकसीम, वक्फनामा, यानी कि जितने डॉक्यूमेंट्स जो रजिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं गवर्नमेंट ने मैक्सिमम वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो इस लिस्ट के अंदर आपको मिलेंगे। आप अपना रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट तरफ की तरफ जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो उससे पहले आपकी तमाम फ़ीस और ड्यूटीज़ का पे होना ज़रूरी है। रीज़न बीइंग कि आपको ये पोर्टल जो है ये अलाउ ही नहीं करता कि जब तक आप अपनी ड्यूटीज़ एंटर नहीं करेंगे तो वो तब तक आपको जो है वो आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट ने, अब देखेंगे मैं आपको बताता हूँ, ये ई स्टाम्प फ़ीस बेसिकली इट्स योर स्टैम्प ड्यूटी। दैन तहसील कौंसल फ़ीस जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का या TMA का जो 1% आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है, ये उसके चलान है। इनके नंबर्स जो है वो चलान के जनरेट होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक चलान भी मैं दिखा देता हूँ कि वो चलान नंबर आप ये जब इसको इंदराज फ़ीस को आप यहाँ पे 32A के चलान में राइट कॉर्नर पे आपका चलान नंबर आता है जो कि कैपिटल में होता है। वो चलान नंबर आप जब डालेंगे तो बैंक ऑफ पंजाब के साथ आपका जो है ये ई पोर्टल डायरेक्टली कनेक्टेड है। आपकी अगर फ़ी पे हो चुकी है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो पोर्टल आपके उस चलान की डिटेल्स जो है वो पिक कर लेगा और आप उसको महफूज कीजिए कि टैप पे करेंगे तो वो आपकी ड्यूटी जो है वो सेव होके आपके यहाँ पे चलान नंबर, बैंक ब्रांच, सारी डिटेल्स जो हैं वो आपकी मेंशन हो जाएंगी। गेन टैक्स इज़ एप्लीकेबल ऑन सेलर ऑफ द प्रॉपर्टी जो कि FBR का टैक्स है और FBR के ई पोर्टल से जाके आप उसका चलान जनरेट करके उसको ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं और किसी भी बैंक में जाके आप जमा करवा सकते हैं। तो उसका जो PSID होती है वो PSID आप यहाँ पर डालेंगे तो वो भी ये सिस्टम उठा लेगा। लास्ट में PLRA का सर्विस चार्जेस हैं। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जो है ये आपकी ई रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है और इस सारे प्रोसेस को जो है वो अब PLRA जो है वो उसको मैनेज कर रही है। तो PLRA ने अपने 1700 रुपये सर्विस चार्जेस रखे हुए हैं जो हर इंस्ट्रूमेंट की रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको ये चलान 1700 रुपये का जो है ये आपको पे करना पड़ेगा। और उसका अगेन जो टैब है ई स्टैम्प का जो पोर्टल था उसमें लास्ट जो 3 टैब्स में थे उसमें से एक टैब जो है वो आपका PLRA के सर्विस चार्जेस की पेमेंट के लिए है। वहाँ पे जाके आप उसको ये चलान निकालेंगे।
गवर्नमेंट ने इस सिस्टम में इंटीग्रेशन इस तरह की है कि जब आप स्टैम्प ड्यूटी का चालान बनाते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी का चालान वंस आपकी डिटेल सेव हो जाती हैं तो फिर आपको PLRA के चालान के लिए या आपको कोई और लोकल कमीशन का या कोई और रेलेवेंट चालान बनाना है तो वो आप स्टैम्प ड्यूटी के सिर्फ चालान का नंबर मेंशन करेंगे तो पोर्टल ऑटोमेटिकली आपकी जितनी बैकएंड पे डिटेल्स हैं वो सारी की सारी आपकी उठा लेगा। वंस आप ये डाटा जो है नीचे ये सबसे एंड पे लोकल कमीशन तकर्री फ़ीस है, मैं इस पर भी आपको गाइड कर देता हूँ। लाहौर में ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो मोस्टली 95-96% जो है वो थ्रू लोकल कमीशंस होता है, यानी कि सब रजिस्ट्रार जो है वो हम लॉयर्स में से जो है वो हम वी अप्लाई कि हमें जो है वो लोकल कमीशन अपॉइंट कर दिया जाए और हम सब रजिस्ट्रार के बिहाफ पे जाके पार्टी से एग्जीक्यूशन जो है वो करवाते हैं और फिर उस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके और हम उसको सबमिट करवाते थे रजिस्ट्रेशन के लिए। अब चूंकि वो प्रोसेस डिसकंटिन्यू हो गया, रजिस्ट्रेशन पोर्टल आ गया, तो यहाँ पे भी ये है कि बीइंग लॉयर्स आप लोग अपना लॉगिन अपना क्रिएट करके आप अपने पोर्टल पे जाके अपना इंस्ट्रूमेंट जो है उसका पूरी डिटेल डालेंगे। उसके बाद जब आप उस इंस्ट्रूमेंट को सबमिट करते हैं सब रजिस्ट्रार को, वो डॉक्यूमेंट जब ऑनलाइन चला जाता है सब रजिस्ट्रार के पास, तो फिर आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं कि आपको लोकल कमीशन अपॉइंट किया जाए ताकि आप ख़ुद पार्टी से जाके उसकी एग्जीक्यूशन करवा सकें। तो उसके लिए जो है वो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको SOPs जो है वो लोकल कमीशन के हवाले से मिलेंगे। वो SOPs आपने ज़रूर पढ़ने हैं ताकि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उस प्रोसीजर का आपको पता हो कि जिससे आपने गुजरना है। इसके साथ आपको 2 गैजेट्स जो हैं वो बड़ी मैंडेटरी होती हैं। अगर आपने एज़ लोकल कमीशन डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक कैमरा और एक फिंगरप्रिंट रीडर जो है वो आपको मार्केट से परचेज़ करना पड़ता है। अगेन उन्हीं SOPs के अंदर जो है वो आपकी स्पेसिफिकेशंस उन्होंने प्रोवाइड कर दी गई हैं कि कौन सा कैमरा और कौन सा फिंगरप्रिंट रीडर जो है वो इस सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल है और आप उसको यूज़ करेंगे। अपनी पेमेंट की ड्यूटीज़ पेमेंट्स जो हैं उसकी सारी डिटेल्स डालने के बाद ये महफूज कीजिए कि टैब जब आप सेलेक्ट करते हैं तो वो आपका डाटा महफूज कर लेता है और आपको मैं आपको लेके चलता हूँ। मैंने एक आप लोगों के लिए जो है जब आप वो डिटेल्स महफूज करते हैं तो आप मेन पोर्टल जो है वो आपका लॉगिन हो जाता है जहाँ पे आपने अपने इंस्ट्रूमेंट के हवाले से तमाम डिटेल्स जो है वो आपने मेंशन करनी है। किस्म रजिस्ट्री मैटर करती है कि मैंने यहाँ पे जो है एक मॉर्गेज आर्डरेंट के हवाले से मैंने सेलेक्ट किया था। तो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से है। जो रिकॉर्ड आपका कंप्यूटराइज्ड है जिसके अंदर आपकी कंप्यूटराइज्ड फ़र्द इशू हो रही है, ये विंडो जो है उससे रेलेवेंट है कि यहाँ पे हमारे पास एक कंप्यूटराइज्ड फ़र्द थी और हम उसके मुताबिक कर रहे हैं। अदरवाइज़ थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि इस तरह ये सारी टैब्स आपके पास नहीं आएंगी। इंदराज फ़र्द, इंदराज फ्री कैन, वो एक सिंगल पेज के ऊपर जो है आपके पास वो पार्टी 1 पार्टी 2 वो डिटेल्स आपने एंटर करनी है। इसमें जो मेन जो आपके लिए बुनियादी मालूमात में आपने यहाँ पे अपनी डिटेल्स जो है वो आपने प्रोवाइड करनी है कि जहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन के बाद अगर कोई इंतकाल वगैरह जो है वो गवर्नमेंट ने एक सर्विस शुरू की थी कि कोई भी म्यूटेशन जो होती है वो आपको आपके एड्रेस के ऊपर जो है वो पार्टी को जो है वो गवर्नमेंट खुद भेजेगी, जो कि प्रैक्टिकली शायद 100 में से कोई 1% जो है वो भेजते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं आती है। लेकिन आपने अपनी डिटेल्स जो हैं, अपना मोबाइल नंबर, अपनी डिटेल्स आप मेंशन करेंगे। इंदराज फ़र्द में आप आते हैं तो इंदराज फ़र्द में आपको जो कंप्यूटराइज्ड फ़र्द आप इशू होती हैं उस हर फ़र्द को एक फ़र्द ID इशू होता है कंप्यूटर सेंटर की तरफ से, जो आपके अराजी रिकॉर्ड सेंटर आपके हर तहसील में बने हुए, जहाँ से आप अपनी फ़र्द जो है वो आप इशू करवाते हैं। वो फ़र्द ID आप जब यहाँ पे एंटर करेंगे तो सिस्टम अगेन इंटीग्रेटेड है आपके लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी के उस डाटा के साथ, ऑटोमेटिकली जो है वो फ़र्द ID को वो पिक कर लेगा। मैंने ये फ़र्द ID एक इसमें एंटर की थी, ये नंबर, उसने वो ऑटोमेटिकली डाटा उठाया और हम नेक्स्ट स्टेप पे जब जाते हैं इंदराज फ्री कैन पे, तो ये आप देखिएगा कि उस फ़र्द में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो डिटेल्स थी वो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली ख़ुद उठा ली हैं कि तफसील मालिक, उसका ख़ानदान नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, ये डिटेल्स जो हैं ये ऑटोमेटिकली सिस्टम ने उठा ली हैं। इसी तरह आप उसमें फ़रीक़े दोइम
जो भी पार्टी होगी आप उसका जो है वो इंदराज कर सकते हैं। एक चीज़ और आप लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी कि गवर्नमेंट ने ये सिस्टम जो है ये उर्दू में बनाया है, ये सॉफ्टवेयर। तो आपको जितनी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी वो आपको उर्दू में टाइप करके तो फिर आप उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आपको सिंपल गूगल पे आप करेंगे तो एक BRANAH के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, मैं उसको यूज़ करता हूँ। तो उस सॉफ्टवेयर पे आप जाके वो उर्दू का आपका कीबोर्ड ओपन हो जाता है, आप वहाँ पे जो भी आपको नाम लिखना है या जो भी डिटेल्स लिखनी है आप वो वहाँ पे उसको उर्दू में टाइप कीजिए और वहाँ से ये कॉपी पेस्ट आपका जो है ये पोर्टल के ऊपर जो है ये कर लेगा। नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिफायर। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें एक शनाख्त कुनंदा और 2 गवाहान जो है वो ज़रूरी होते हैं। शनाख्त कुनंदा का पर्पस जो सब रजिस्ट्रार की ये रिक्वायरमेंट है कि कोई भी एग्जीक्यूटेंट जो है उसको एक इंडिपेंडेंट शख्स जो उसको ज़ाती तौर पे जानता है वो उसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये शख्स जो आपके पास एग्जीक्यूशन के लिए डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा है मैं इसको ज़ाती हैसियत में जानता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक CNIC नंबर जो है उसके थ्रू ये डाटा एंट्री ऑलरेडी किया हुआ है। मुंतकली की तफसील मलकियत है, आपका जो फ़र्द का रेलेवेंट कीवर्ड नंबर है आप जब उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका जो फ़र्द का डाटा है वो ख़ुद ही उठाएगा। आपको उसमें कुछ भी करने, आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। जिस तरह ये लैंड थी जितनी थी, जो कीवर्ड नंबर है खतौनी नंबर है, वो उसने ऑटोमेटिकली जो है उसने वो सिस्टम ने ख़ुद उसको उठा लिया। आगे इंदराज गवाहान, आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है विटनेसेस वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये उसके लिए आप इंदराज गवाह पे ये टैब जब आप सेलेक्ट करते हैं, जिन अफराद का डाटा ऑलरेडी कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है या जो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से एक बार गुजर चुके हैं तो उनका डाटा यहाँ पे सेव हो जाता है। तो वो CNIC नंबर आप डालेंगे, तलाश करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो सिस्टम उसका डाटा रिफ़्लेक्ट कर देगा। अदरवाइज़ फिर आपको नया गवाह दर्ज करना पड़ेगा जिसमें आपको उसका CNIC नंबर, नाम, अगेन नाम जो है वो आपको उर्दू का कीवर्ड आपका साथ ओपन हो जाता है तो आप उर्दू के कीबोर्ड से जो है वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ये थोड़ा मुश्किल होता है तो इस वजह से मैंने कहा था कि आप गूगल में और टैब में कोई भी सॉफ्टवेयर उर्दू का ओपन करके तो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट ईज़िली कर सकते हैं आप उसको। रिश्ता, ये जो आपकी निस्बत वाल दुख्तर जो भी होगा यहाँ पे वल्दियत आ जाएगी जी। कौम के बग़ैर ये पोर्टल आगे नहीं चलता तो आपको उस अपने जो भी क्लाइंट या विटनेस ये है उनके डिटेल्स के अंदर आपको उसकी अब कास्ट भी मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसका शॉर्टकट आपको बता देता हूँ कि आप नामालूम जो है उसको आप अपने सॉफ्टवेयर से कॉपी पेस्ट करके अगर यहाँ पे नामालूम लिखेंगे तो वो नामालूम की टैब आपके पास ओपन हो जाएगी, उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो वो नामालूम में चला जाएगा। फ़ोन नंबर मैंडेटरी है, आप उसको फ़ोन नंबर उसका एड्रेस करेंगे, महफूज करेंगे तो उसकी डिटेल्स जो हैं वो सेव हो जाएंगी। हम इसको एक ट्राई कर लेते हैं कि हम एक आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो समझने में या कुछ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बता दीजिएगा ताकि मैं अपनी स्पीड स्लो कर लूँ। या ये इंदराज गवाहान में देखिए हम आए, हमने एक CNIC नंबर कॉपी पेस्ट किया था, अगर वो पेस्ट नहीं कर रहा मैं अपना ही लिख देता हूँ। आप इसको तलाश करेंगे, नीचे देखिएगा कि डाटा जो सिस्टम में ऑलरेडी जो डाटा सेव होता है वो आपका डाटा जो है वो नीचे आपका आ जाता है। आप उसमें से किसी को भी मुंतखब करेंगे तो आपके गवाहान की टैब में जो है वो ऑटोमेटिकली डाटा जो है वो अपडेट हो जाएगा। आपके ऊपर देखेंगे लेफ़्ट साइड पे आपका मालूमात महफूज हो गई हैं, ये आपका आ रहा है जी। अब आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के अंदर जो हमारी डीड की ड्राफ्टिंग से रिलेटेड और हमारा जो पहले बात कर रहे थे कि हमने एक जो ड्राफ्ट बनाया था इस पूरे के अंदर जो अभी तक आपने देखा कि हम सिर्फ डिटेल्स मेंशन कर रहे हैं, हमारी वो टर्म्स एंड कंडीशंस, हमारे कोवेनेंट्स, हमारी कंसिडरेशन, हमारी वो चीज़ें कहीं पे भी रिफ़्लेक्ट नहीं कर रही थी। तो ये तफसील जायदाद वसीका का एक पेज जो है ये इस पोर्टल में अलाउ है। अगर आपकी कोई रिहायशी जायदाद है तो उसमें आप उसका जो
स्कीम, उसका ब्लॉक, उसका स्ट्रीट नंबर, प्लॉट नंबर, ये सारी डिटेल्स आप इसके अंदर मेंशन करेंगे और ये उर्दू में ही आपको करनी पड़ेंगी। कोशिश कीजिएगा उर्दू में कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में 4-5 अल्फ़ाबेट्स के बाद जो है जब इसका प्रिंट निकलता है तो वो सिस्टम उसको वो डिलीट कर देता है, तो वो सिर्फ 3-4 आपके अल्फ़ाबेट्स पहले वाले आएंगे। तो इसको उर्दू में ही अडॉप्ट कीजिएगा। हदूद अरबा इज़ योर डायमेंशंस ऑफ द प्रॉपर्टी। सेल डीड के हवाले से ये बड़ी ज़रूरी होती हैं, आप इसको ज़रूर मेंशन कीजिए। ये जो है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है जी। ये आपका एक पूरा ड्राफ्ट था हमारा, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो हमने ड्राफ्ट किया था जी। पोर्टल में उन्होंने आपको अलाउ कर दी एक विंडो कि आप अपना जो ड्राफ्ट, आप अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं पूरी, वो आप पूरी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो इस पोर्टल के अंदर जाके आप उसको कॉपी पेस्ट आप इसको कर सकते हैं। ये पूरा एक हमारा मॉर्गेज डीड का ड्राफ्ट था, मैंने उसको एज इट इज़ आप लोगों की गाइडेंस के लिए जो है वो उसके अंदर हमने इसको पेश किया हुआ था, जिसमें अब थोड़ा सा जो हम पहले डीड के कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे थे, तो उस हवाले से आप देखिएगा कि डीड ऑफ मॉर्गेज इज़ आर टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। दैन कम्स द प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, कि दिस डीड ऑफ मॉर्गेज इज़ मेड एट कसूर या वट एवर सिटी, और जो डेट है आपकी वो आप मेंशन की। देन कम्स द पार्टीज़, पार्टी 1 एंड पार्टी 2, द मॉर्गेजर एंड द मॉर्गेजी जो बैंक है। उसके बाद आपका वेयर एज से जो है ये आपका रिसाइटल्स पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे आप ब्रीफली अपने इंस्ट्रूमेंट की जो डिटेल्स हैं वो आप मेंशन करते हैं, जिसमें आप प्रॉपर्टी जो है अपनी वो आपने उसमें मेंशन की। इसी तरह आपके फिर जो है वो हैबेंडम, आपके कोवेनेंट्स, आपके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक्सेप्शंस हैं, वो सारे आपके जो हैं वो इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं। देन स्केड्यूल ऑफ द प्रॉपर्टी है आपका, जो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन एक इंपॉर्टेंट होती है। देन 19 में आप देखेंगे कि उसकी जो वैल्यू ऑफ द डीड जो है, कि आपकी कंसिडरेशन जो है वो कंसिडरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होती है आपकी। ये 150,000 इट्स अ कंसिडरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एंड टेस्टिमोनियम पार्ट था आपका, इन विटनेस वेयर ऑफ द मॉर्गेजर हैज सेट हर हैंड्स टू दिस मॉर्गेज डीड ऑन द डेट, मंथ एंड ईयर फर्स्ट रिटर्न अबव। तो ये आप अपना जो डीड है, जो अपना ड्राफ्ट है, आप उसको इस पोर्टल के अंदर एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये उर्दू में भी आपको अलाउ करता है और इंग्लिश में भी आपको अलाउ करता है, दोनों ऑप्शन है आपके पास, वो आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा नहीं, इस ड्राफ्ट के अंदर जो है ना आपको वो आपको इवन पार्टीज़ के नेम्स भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली दीज आर योर टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर आप उस टैब को गौर से देखें तो उसमें लिखा हुआ है मज़ीद तफसीलात दर्ज करें। इट्स बिटवीन जो बिटवीन टू पार्टीज़ है, कि जो इंस्ट्रूमेंट जिन दो पार्टीज़ के दरमियान है, अगर उनकी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो वो हम जो इसको यूज़ इस वक्त जो यूज़ हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो आपका पुराना ड्राफ्ट होता था वो आप ड्राफ्ट को एज इट इज़ जो है वो आप उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ताकि आपकी वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो इसके अंदर कवर हो जाएं। अदरवाइज़ तो पार्टी नेम्स, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी आ रही होती है। नहीं, अब कोई ड्राफ्ट साइन नहीं हो रहा। ये सबसे इस वक्त जो इन्होंने ये जो नया पोर्टल लाने का मकसद ही ये था कि जो फिज़िकल हैंडलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स है ना, वो गवर्नमेंट उससे निकलना चाह रही थी। ये बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। अभी मैं आपको उसमें बताता हूँ कि किस तरह जो है ये पोर्टल जो है ये चलता है। ये अब आपने अपना कर दिया, आप नीचे जाके इसको महफूज करते हैं। महफूज करने से आपकी जितनी डिटेल्स हैं इस इंस्ट्रूमेंट की वो आपकी सेव हो जाएंगी। साथ ही आपको एक ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है रजिस्ट्री प्रिंट। देखें, ये जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नई विंडो में ले जाता है और जहाँ पे एक पीडीएफ फाइल आपके पास ओपन हो जाती है। आपके इंस्ट्रूमेंट की जो फाइनल शेप होगी, ये आपके इंस्ट्रूमेंट की एक फ़ाइनल शेप है, और इसका पर्पज़ ये है कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट को अपना डाटा सारा मुकम्मल अपलोड करने के बाद आप इसको एक प्रिंट जो है वो प्रिंट आप इसका एक कर लेंगे और वो प्रिंट आप अपने साथ रखेंगे। जो डिटेल्स आपने वहाँ पे मेंशन की वो डिटेल्स इस सिस्टम के अंदर जो है वो सारी आपकी आ जाती हैं। अभी हमने वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन मेंशन नहीं की थी, अदरवाइज़ यहाँ पे तफसील जायदाद में वो सारी प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन, आपका हदूद अरबा, उसके बाद ये देखिएगा आपके फ्री के अव्वल और फ्री के दोयम जो है, ये आपके फ्री के दोयम, आपके गवाहान, ये सारी डिटेल जो है ये आपकी आ जाती है। उसके बाद शनाख्त कुनंदगान, आपने जितनी फ़ीसें पे की थी
ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो आपकी तमाम फ़ीस की डिटेल भी जो है इसके अंदर मेंशन कर देता है। अब तफसील के अंदर जो आपने अपना ड्राफ्ट बनाया हुआ था या जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हमने कॉपी पेस्ट की थी, वो मेन उस डॉक्यूमेंट के बाद जो है अगले 2-3 पेजेस में आपका वो पूरा ड्राफ्ट एज इट इज़ जो है वो उसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट में आ जाता है। तो जब रजिस्ट्रेशन के लिए आपने जाना है तो इसका प्रिंट लेके, अपने ओरिजिनल चलान्स लेके, अपनी ओरिजिनल फ़र्द लेके, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके फिर आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे। इस प्रिंट का एक मकसद ये भी होता है कि आप इसको प्रिंट करके एक बार पढ़ लें कि कोई डिटेल्स जो हैं वो आपकी कोई गलत तो नहीं हुई। जब तक आप इसको सेंड नहीं करते तब तक आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसको जो है वो एडिट आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट एक ऑप्शन है हतमी इंतखाब। हतमी इंतखाब में आपकी जो डिटेल्स हैं ये आपकी सारी डिटेल्स आ गई। सॉरी, अब यहाँ पे बीइंग द डीड राइटर या बीइंग लॉयर जो है, आप यहाँ पे आपके अपना एक एफिडेविट जो है वो ये देते हैं कि जितनी भी डिटेल्स जो हैं वो आपने मेंशन की थी वो आपकी जो हैं वो आपके नॉलेज के मुताबिक करेक्ट है। ये जिस भी एफिडेविट की जो आपका वो जो ओथ होता है ये वही है। इसको आप चेक करते हैं। चेक करने के बाद आगे भेजें का एक ऑप्शन है। ये जब आगे भेजें आप सेलेक्ट करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपका चला जाता है। मैंने अभी कुछ चीज़ें अभी इसके अंदर डिस्क्रिप्शन कंप्लीट नहीं है तो इसकी वजह से हम डॉक्यूमेंट ये भेज नहीं सकते सब रजिस्ट्रार को। सिर्फ आप लोगों के नॉलेज के लिए था कि अगर इसकी डिस्क्रिप्शंस वगैरह कंप्लीट हों तो यहाँ से डॉक्यूमेंट जो है आपका वो आपको कंफर्मेशन आ जाती है कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस को सबमिट हो गया। बट दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। इस फर्स्ट स्टेप के बाद आपने वो जो रजिस्ट्री का प्रिंट था अपने चलान से, जो सपोर्टिंग आपके ओनरशिप प्रूफ थे, वो तमाम लेके आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे और आइदर तो आप दोनों पार्टीज़ को वहाँ पे प्रेजेंट करवा के सब रजिस्ट्रार के सामने उनकी एग्जीक्यूशन करवाएंगे जो कि वो थ्रू बायोमेट्रिक्स होगी जिसमें आपके गवाहान ये सब लोग होंगे। अदरवाइज़ आप फिर थ्रू लोकल कमीशन उसको करेंगे जिसमें आप सब रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट करेंगे कि जी मुझे लोकल कमीशन अपॉइंट कर दिया जाए ताकि इसकी मैं एग्जीक्यूशन करवा सकूँ। फर्स्ट टाइम आपको लोकल कमीशन के लिए जो है वो आपको PLRA की अथॉरिटी के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो आपको अपना बार काउंसिल का कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर्स, ये डिटेल्स वगैरह फ़र्स्ट टाइम आपको CNIC सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। वंस आप रजिस्टर हो जाएंगे तो फिर आप दोबारा आपके लिए जो लोकल कमीशन है वो इतना मुश्किल नहीं होता। वंस आपका जब लोकल कमीशन अपॉइंट हो जाता है तो ये ऊपर एक टैब था रजिस्ट्री हिस्ट्री का जी, ये देखिए जी, इंदराज नई रजिस्ट्री के बाद ये दूसरा टैब जो है ये रजिस्ट्री हिस्ट्री के साथ जो इंस्ट्रूमेंट आपने सब रजिस्ट्रार ऑफिस को सबमिट किए होते हैं वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो आपके इस टैब के अंदर जो है वो ओपन होते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको लोकल कमीशन अपॉइंट कर दिया जाएगा तो आपके लास्ट कॉलम के अंदर जो है वो आपका एक ऑप्शन आएगा चुने का। आप उसको जब सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको एग्जीक्यूशन के पेज के ऊपर ले जाएगा जहाँ पे आपके पास एग्जीक्यूशन का जो है वो ऑप्शन होगा। मैं अब आपको एक उसको समझाने के लिए, ये एक इंस्ट्रूमेंट जो है ये रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है, उसको भी मैंने साथ रखा था कि लाइक ये पार्टी 1 थी। तो आप जब एग्जीक्यूशन पर जाते हैं तो इसी तरह आपकी वो डिटेल्स मौजूद होती हैं। तो उसमें से सिलेक्ट करके आपने उसकी पहले तस्वीर आपने खींचनी है। उसकी तस्वीर खींचने के बाद उसकी बायोमेट्रिक से आप उसका जो है वो फिंगरप्रिंट स्कैन करेंगे। फ़र्स्ट टाइम किसी का भी फिंगरप्रिंट स्कैन हो रहा होगा तो आपको 4 टाइम्स जो है वो स्कैन करना पड़ता है। जब एक बार डाटा उसका सेव हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम वो सिंगल टाइम हो जाता है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये डाटा इंटीग्रेटेड है नादरा के डाटा के साथ। तो जो आपके फिंगरप्रिंट्स नादरा में सेव हैं आपके, वही फिंगर्स जो हैं आपकी जो है वो यहाँ पे भी पोर्टल के साथ आपकी चलेंगी। अदरवाइज़ आपका जो है वो एरर आता रहेगा। और इसमें ओल्ड एजेड जो आपके सिटीजन्स हैं उनके हवाले से काफ़ी इश्यूज़ आते हैं कि उनके जो बायोमेट्रिक्स हैं वो नहीं हो पाते। तो वो काफ़ी प्रॉब्लम जो है ना उसके हवाले से वो आपको समटाइम्स फेस करना पड़ सकता है। समटाइम्स टेक्निकल ग्लिचेस होती हैं कि आपका वो डाटा नहीं उठा रहा होता है तो वही होता है कि आप लॉग आउट करके एक बार फिर लॉगिन करेंगे तो वो हो जाता है। ज़्यादा देर तक अगर आप अपने पोर्टल को लॉगिन करके यूज़ नहीं करते तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको नज़र तो आ रहा होता है कि आप लॉगिन है,
पर आपका वो कनेक्शन जो होता है वो ब्रेक हो चुका होता है डाटा के साथ, तो आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ता है। पार्टी 1 है, पार्टी 2 है, इसी तरह आपके जो विटनेसेस होंगे वो हैं। ये आप देखिएगा कि लोकल कमीशन, जहाँ पे अगर आपने अपने आप को लोकल कमीशन अपॉइंट करवाया था, तो वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद एक टैब लास्ट में आपको आती है लोकल कमीशन की, उस पेज के ऊपर, कि जिसमें आपने फिर अपनी तस्वीर और जो आपका बायोमेट्रिक सेव है PLRA के साथ, आपका जो थंब सेव होगा, आप ख़ुद भी जब बायोमेट्रिक करेंगे तो फिर वो डॉक्यूमेंट वापस चला जाएगा सब रजिस्ट्रार के पास। वो डॉक्यूमेंट वापस सब रजिस्ट्रार के पास जाएगा तो फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन एक्ट में प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जीक्यूशन की हद तक का जो मामला है, फर्स्ट स्टेप था आपका प्रेजेंटिंग ए डॉक्यूमेंट, कि आपने डाटा एंटर किया और आपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर दिया फॉर रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार के पास। उसके बाद ये सेकंड स्टेप था आपका एग्जीक्यूशन का, वो सब रजिस्ट्रार के पास जो है वो रूबरू हम उसे कहते हैं, वहाँ पे भी हो सकती है फिजिकल अपीयरेंस से, या फिर आप पार्टीज़ को अपने ऑफिस में या उनके पास कहीं इकट्ठा आप खुद बीइंग लोकल कमीशन जाके भी आप उसकी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूशन के स्टेप के बाद आपने इंस्ट्रूमेंट को वापस सब रजिस्ट्रार को भेज दिया, तो फिर सब रजिस्ट्रार अपने पास अथॉरिटी है कि वो डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर देगा। और जब डॉक्यूमेंट रजिस्टर होता है तो ये आप नीचे बॉटम में चेक कीजिएगा, ये तस्दीक कुनिंदा में जो कंसर्न सब रजिस्ट्रार हैं उनका नेम और इस डॉक्यूमेंट का जो रजिस्ट्री नंबर है वो रजिस्ट्री नंबर जो है वो मेंशन हुआ है, ये डॉक्यूमेंट आपका रजिस्टर हो चुका है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली जो आप लोग हैं कि गवर्नमेंट ने अब एक बार कोड जो है वो आपका हर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट को जो है वो दे दिया हुआ है। तो आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट की अगर वेरिफिकेशन करनी है कि क्या ये वाकई वैलिडली रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है, तो आप अपने मोबाइल से बार स्कैनर से आप इस कोड को बार स्कैन करके तो वो आपको कंफर्म कर देगा कि क्या ये एक वैलिड रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है। आप देखिएगा कि इस पूरे आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर फिज़िकली ना ही सब रजिस्ट्रार के सिग्नेचर्स हैं, ना ही आपकी किसी भी पार्टी के सिग्नेचर हैं। आपका जो पहला पेज जो आपको स्टैम्प पेपर इशू हुआ था बैंक ऑफ पंजाब से, जो आपने सबसे पहले अपनी ड्यूटी जमा करवाई थी, ये स्टैम्प पेपर खाली जो है ये आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रखते हैं और जब आपका फाइनल डॉक्यूमेंट पास हो जाता है तो पास होने के बाद इस स्टैम्प पेपर के ऊपर जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है वो आपको आपकी डेट जो है वो प्रिंट करके दे देगा। पहला पेज आपका स्टैम्प पेपर होगा, बाकी सिंपल आपके वाइट पेजेस के ऊपर जो है वो आपका सारा ड्राफ्ट जो है ये प्रिंट हुआ होगा। ये एक रजिस्ट्रेशन का जो है एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है वो आपके ही पोर्टल के थ्रू था। आप जो डॉक्यूमेंट जब आपका रजिस्टर हो जाता है, आप ये नोट कीजिएगा कि यहाँ पे ये दो इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिनको सेकंड कॉलम में रजिस्ट्री नंबर नहीं लगा हुआ, तो अभी तक ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये रजिस्टर नहीं हुए। आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप चेक करना चाहते हैं, उसको ट्रेस करना चाहते हैं कि मेरा रजिस्टर हो गया हुआ है या नहीं हो गया हुआ, तो वो जब भी आप अपने सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्री हिस्ट्री में करेंगे तो यहाँ पे आपको इसमें रजिस्ट्री का नंबर जो है वो आ जाएगा। एक और अच्छी चीज़ जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई है कि जिन मौज़ूआत का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड है और जहाँ पे आपने कंप्यूटराइज्ड फ़र्द ली थी, तो आपकी जब रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होती है तो उस रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के साथ ही आपकी म्यूटेशन भी हो जाती है। और अगर आप अगला कॉलम देखेंगे तो इंतकाल नंबर का आपका 4th कॉलम है, तो आपका इंतकाल नंबर भी जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन के साथ ही यहाँ पे जो है वो आपको अलॉट हो जाता है। तो वो आपको सेपरेटली जो पहले पटवारियों के और उनके पास आपको जो जाना पड़ता था उसको ख़त्म कर दिया गया है। इंतकाल की जो फ़ीस होती है 500 या 1000 है, वो आपसे सब रजिस्टर ऑफिस जो है वो चार्ज कर लेता है और ये आपका प्रोसेस जो है ये सारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तो इट वाज लाइक कि मैंने जो पहला आई वाज लाइक वन ऑफ द फर्स्ट लॉयर्स के जिन्होंने ये ई पोर्टल पे मैंने डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर करवाया था। तो मैंने ऑफिस में बैठ के डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन की थी और साइमल्टेनियसली मेरा जो एसोसिएट थे वो सब रजिस्टर ऑफिस में थे, यानी कि मैंने यहाँ पर डाटा एंटर किया, पार्टीज़ मेरे पास थी, मैंने डाटा पोर्टल पे सब रजिस्ट्रार ऑफिस को भेजा, मेरे एसोसिएट वहाँ पे सब रजिस्ट्रार के पास मौजूद थे, उन्होंने वहाँ से 5 मिनट्स के अंदर वो लोकल कमीशन जो है वो उसको अलाउ करवाया, मेरे पास डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, मैंने उसकी एग्जीक्यूशन की, मैंने यहाँ से सब रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट वापस भेजा, मेरे एसोसिएट वहीं खड़े थे, सब रजिस्ट्रार को वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल उनके पास थे, उनको सेटिस्फाई किया, वो सेटिस्फाई हुए
और उन्होंने वो अपना बायोमेट्रिक लगाना होता है, और मेरे ख्याल है हार्डली 7 या 8 मिनट्स के अंदर जो है वो डीड रजिस्टर भी हो गई थी। अब चूँकि थोड़ा वो बैकलॉग इकट्ठा होता जा रहा है, प्लस ई पोर्टल के अंदर भी फिर कुछ इश्यूज़ जो है वो उन्हें आ रहे हैं, तो अब जो है वो थोड़ा टाइम जो है वो थोड़ा प्रोसेस उन्होंने चेंज कर दिया। अब वो आपसे पहले फ़िज़िकली जो है ये जो रजिस्ट्री प्रिंट की मैं बात कर रहा था, अब वो कहते हैं पहले ये लेके आएँ, स्टे चेक होगा, ठीक है, वो उनकी अब अलहदा एक ब्रांच बैठी होती है, आप उसके पास जाएंगे, उससे स्टे चेक करवाएंगे कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई स्टे तो नहीं है, ठीक है। तो वो अब थोड़ा सा टाइम जो है वो बढ़ गया है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो मैंने आपको बता दिया है कि ई पोर्टल्स का और ई रजिस्ट्रेशन की खूबसूरती यही है कि अगर आप इफ़ेक्टिवली आप उसको अपने इंस्ट्रूमेंट को ये परसू कर रहे हैं तो आप इसको विद इन अ डे आप अपनी पूरी रजिस्ट्रेशन, मतलब फ्रॉम बाइंग स्टैम्प पेपर्स टू एंटरिंग योर डाटा टू अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल कमीशन टू रजिस्ट्रेशन, आप करना चाहें तो एक दिन में भी हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि प्रैक्टिकली जो है वो रेड टेप्स और ये हमारे ऑफिसर्स ने, क्योंकि इस प्रोसेस की वजह से काफ़ी सारे जो इश्यूज़ आपको रजिस्ट्रेशन में आते थे वो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिए। तो अब वो नए रेड टेप्स क्रिएट करने के लिए वो नए इश्यूज़ जो है वो डेफिनेटली वो बनाते हैं, अदरवाइज़ पर उनका काम जो है वो नहीं चलता। तो वो प्रैक्टिकली जब आप फील्ड में आएंगे तो कुछ चीज़ें वो आप सीखेंगे, वो अभी आई वोंट लाइक टू डिस्कस। जिशान साहब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए सर, ये पार्ट जो है ना इसको ज़रा प्लीज़ एक्सपेंज कर दीजिए। अच्छा ये ब्रीफली एक रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस था जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। मेनली दिस इज़ व्हाट इट इज़। जब तक आप ख़ुद अपने हाथ से 1-2 बार ये पूरी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो डेफिनेटली आपको उस तरह समझ आ पोर्टल जब आप ख़ुद कर रहे होंगे, चीज़ें खुद डाटा एंट्रीज कर रहे होंगे तो आपको होगा। मेनली चीज़ ये है कि अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए एडवांस आपके पास तमाम ड्यूटीज़ जो हैं वो पे होनी चाहिए, आपके पास चलान होने चाहिए। उसके बाद आपके पास अपनी पार्टीज़ की कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए, उनके CNICs की कॉपीज़, उनकी कास्ट, उनका मोबाइल नंबर, उनके एड्रेसेस, गवाहान का एड्रेस, शनाख्त कुनंदा। पहले क्या होता था, हमें जल्दी होती थी, हम फटाफट एक स्टैम्प पेपर, सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी पे करते थे, स्टैम्प पेपर आया उसका फटाफट प्रिंट निकाला और लोकल कमीशन के लिए भेज दिया। 7E आपका जो है वो 7E वैसे आपसे जो है वो सब रजिस्टर जब रजिस्ट्रेशन करेगा ना, जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है वहाँ वहाँ आपसे मांग लेंगे। इसके अंदर उन्होंने वो उसका वो हेड में टैब नहीं रखी हुई, लेकिन जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है वहाँ आपसे वो मांगेंगे, उसके बगैर वो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। 7E बेसिकली गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट ने जो है आपकी जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उन्होंने एक टैक्स आपका जो लगाया है कि एक सर्टन प्रॉपर्टी से ऊपर अगर आपके पास एसेट्स होंगे एक सर्टन वैल्यू, लाइक वो 25 मिलियन है, उसमें कुछ एग्जेम्पशंस हैं। आपका एक पर्सनल हाउस या पर्सनल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है उसको एक्सक्लूड करके अगर आपके पास एसेट्स हैं तो उसका अप्रॉक्सीमेटली 1% जो है वो एक रेंटल वैल्यू गवर्नमेंट ने कैलकुलेट की और कहा कि वो वेल्थ टैक्स, इट्स काइंड ऑफ वेल्थ टैक्स, कि वो आपको वेल्थ टैक्स जो है वो वन टाइम आपको वो पे करना पड़ेगा। तो जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि रजिस्ट्रेशन के वक्त सब रजिस्ट्रार जो है वो आपसे मांग लेता है कि जी FBR से जाके अगर आपकी एग्जेम्पशन है तो 7E का एग्जेम्पशन का सर्टिफिकेट ले आएँ। अगर आपका 7E एप्लीकेबल है तो वो आप 7E का टैक्स पे करके तो आप उसका चालान जो है वो साथ आपके इंस्ट्रूमेंट के साथ लग जाएगा। 7E जो है 7E आपका एक बार आपको एप्लीकेबल है। यहाँ तक के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चंस या कोई कंफ्यूजन्स प्लीज़। आपको जो है वो सब रजिस्टर ऑफिस से आप चेक करोगे कि आपको जिसने प्रिंट निकाल के दिया है उसने प्रॉपर प्रिंट आपको निकाल के दिया है। क्योंकि आप पूछें वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सर्टिफाइड कॉपी, इसका पर्पज़ ही यही था कि सर्टिफाइड कॉपी ना हो क्या रहा था, मैं आपको बताता हूँ कि इशू क्या हो रहा था। इशू ये हो रहा था कि तमाम डिपार्टमेंट्स में, अच्छा मैं क्वेश्चंस रिपीट कर देता हूँ। योर गुड नेम प्लीज़। मोहम्मद रहमान।
मोहम्मद अहमद ने क्वेश्चन ये पूछा है कि अभी रिसेंटली उन्होंने डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करवाए, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है ये बार कोड जो इंस्ट्रूमेंट में नीचे आ रहा था वो उन्होंने अब ख़त्म कर दिया है, वो नहीं आ रहा। उसकी रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता क्या था कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र के लिए जाते थे, अपना कोई भी इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट लेके जाते थे, तो उसकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस ही उस डिपार्टमेंट के पास ये होता था कि वो आपसे कहता था कि जी इसकी सर्टिफाइड कॉपी लेके आएँ। अब जो पहला मैकेनिज़्म ये था कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर होता था वो सब रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में डिफरेंट बुक्स होती हैं, उन बुक्स के अंदर वॉल्यूम्स के अंदर आपकी वो एक कॉपी वहाँ लगी होती थी। एक ओरिजिनल आपके पास होता था, एक एग्जीक्यूटेड कॉपी जो है जिस पे ओरिजिनल साइन और थंब इम्प्रेशंस होते थे वो उस सब रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में मौजूद होती थी। तो वो वहाँ से उसकी फ़ोटोकॉपी करते थे, उसको स्टैम्प साइन करके सब रजिस्ट्रार के वो सर्टिफाइड कॉपी इशू कर देते थे। जब ई पोर्टल आया तो ई पोर्टल में उन्होंने, चूँकि आपने देखा हो कि इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसमें आप बुक नंबर्स वगैरह उन्होंने ख़त्म कर दिए। उसको सब रजिस्ट्रार का कोड आता है और उसके बाद वो ईयर आता है और डॉक्यूमेंट का उस ईयर के अंदर जो रजिस्ट्री नंबर है वो उसको लगता जाता है। तो उन्होंने उसका बार कोड दे दिया कि जिस भी अथॉरिटी ने अगर वेरीफाई करना है तो वो उस बार कोड से वेरीफाई कर लेगी। मुझे ख़ुद ये इशू आया कि जब हम लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे थे वो कहते थे सर्टिफाइड कॉपी लेके आए। हमने उन्हें समझाया कि ये बार कोड आ गया हुआ है, आप इस बार कोड को स्कैन करें, इससे आपको वेरीफाई हो, सर्टिफाइड कॉपी तो अब इशू ही नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरीफिकेशन जो है वो डिपार्टमेंट अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, कि कल को अगर कोई इशू होगा तो वो वेरिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस डिपार्टमेंट के ऊपर चली गई कि जी वेरिफिकेशन मैंने की थी। अब डायरेक्टर ने डिप्टी डायरेक्टर को कहा, डिप्टी डायरेक्टर ने असिस्टेंट डायरेक्टर को कहा, असिस्टेंट डायरेक्टर ने रिकॉर्ड कीपर को कहा, रिकॉर्ड कीपर ने वेरिफिकेशन ब्रांच वाले को कहा, वेरिफिकेशन ब्रांच वाले ने कहा जी मैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं उसके बार कोड को स्कैन करके लिख के तो मैंने देना है कि मैंने वेरीफाई किया, तो मैं इसको वेरीफाई नहीं करूँगा। यही इशू जो है वो साइमल्टेनियसली फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम अथॉरिटीज़ के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर आना शुरू हो गया। तो उसकी वजह से अहमद का जो क्वेश्चन था कि उन्होंने अब सर्टिफाइड कॉपी दोबारा से जो है वो उसको इशू करना शुरू कर दिया, और अब सर्टिफाइड कॉपी के लिए भी आपको ई स्टैम्प की वेबसाइट पर जाके उसका चलान पे करना पड़ता है। वो 100 रुपीज़ का कि इतने का वो एक चलान है, वो चलान आप पे करेंगे तो अब आपको उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो है वो इशू होगी। ऐसे ही आपके जो एफिडेविट्स वगैरह जो है ना 500 डिनोमिनेशन, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। योर गुड नेम प्लीज़। सलमान शुजा का क्वेश्चन ये है कि जो स्टैम्प पेपर्स इशू होते हैं उसके हवाले से उन्होंने यूट्यूब वीडियोस देखी कि 7 डेज़ के अंदर अंदर जो है उसको स्टैम्प पेपर को उनको जो है वो यूटिलाइज़ करना है। मैं आपको बता देता हूँ, आपके जो अगर आप के जो एफिडेविट्स वगैरह के जो आपके स्टैम्प पेपर्स इशू होते हैं ना, उसके अंदर स्पेसिफ़िकली उसकी डेट जो है ना वो नीचे मेंशन की हुई है उन्होंने कि इसकी वैलिडिटी जो है वो इतने डेज़ की है, कि आपको इतने डेज़ के अंदर अंदर जो है वो एफिडेविट या वो जो है आपको उसको प्रिंट करके उसको यूटिलाइज़ करना है। तो उसके अंदर है जो आपके ये सेल डीड वगैरह के ये जो वो स्टैम्प ड्यूटीज़ हैं उसके अंदर ये वैलिडिटी नहीं है, ये वैलिडिटी मोस्टली एफिडेविट्स के अंदर है, उसके अलावा आपको ये नहीं मिलेगी। 500 की डिनोमिनेशन से नीचे जो स्टैम्प वेंडर जो इशू कर रहा होता है आपके जो स्टैम्प पेपर्स जो हैं उसके अंदर ये वैलिडिटी ज़रूर उन्होंने दी हुई है कि आप उसके अंदर अंदर आप इनको यूज़ करें। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि समटाइम्स आपने एक क्लाइंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर करवाना था, आपने स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी, आपने स्टैम्प पेपर निकलवा लिया, आपसे स्टैम्प पेपर गलत निकल आया, या आपके क्लाइंट ने कहा कि जी मैंने अब इस प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं करना, तो उसके लिए रीफ़ंड का मैकेनिज़्म जो है वो दिया हुआ है, और वो रीफ़ंड की एप्लीकेशन भी जो है वो उसी तरह हमारे ई स्टैम्प का जो पोर्टल है उस पोर्टल के ऊपर वो प्रोसेस भी मौजूद है कि आप उसका रीफ़ंड का प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। तो शुजा के क्वेश्चन को मैं साथ लेके आप लोगों को बता दूं कि रीफ़ंड के लिए जो है वो टाइम है, आपका जो है वो स्टैम्प एक्ट के अंदर जो है वो टाइमलाइंस दे दी गई हैं
कि अगर तो वो इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हो गया है तो उसको आपने कितने दिन के अंदर अंदर उसको आपने रिफ़ंड क्लेम करना है, अगर वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो रजिस्टर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, प्रिंटेड हो गया हुआ है तो कितने दिन है, और अगर ब्लैंक स्टैम्प पेपर है तो वो आपका कितने दिन है। तो वो मेरा ख्याल है 15 to 30 डेज़ का जो है वो उसका टाइम है कि उसके अंदर अंदर आपने वो रिफ़ंड क्लेम करना है, अदरवाइज़ फिर आपके वो स्टैम्प पेपर्स जो है वो आपके ज़ाया हो जाते हैं। तो वो शायद ये रिफ़ंड के हवाले से भी जो है ना ये चीज़ उसके साथ लिंक करती है। एनी अदर क्वेश्चन? मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन, योर गुड नेम प्लीज़? हसन चीमा साहब का सवाल यह है कि जो डीसी वैल्यूएशन टेबल है उसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। हसन, इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जो आपको डिप्टी कमिश्नर है उसको ये इख्तियार है कि वो डीसी वैल्यूएशन टेबल नोटिफाई होता है। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो हर साल 1 जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई में जो है वो डीसी वैल्यूएशन टेबल जो है वो आपका नोटिफाई होके वो प्रिंट होके आपका मार्केट में आ जाता है। जो आपको HRC ब्रांच होती है, इट्स हेड रजिस्ट्रेशन क्लर्क ब्रांच है जो इसको डील करती है, वो आपको वहाँ से भी मिल जाता है। और आपको ज़िला कचहरी के अंदर आपको किसी भी फोटोस्टेट कॉपियर या किसी भी वहाँ पे जो वेंडर्स बैठे हुए हैं वहाँ से आपको ये डीसी वैल्यूएशन टेबल प्रिंटेड फॉर्म में जो है आपको उसकी फ़ोटोकॉपी जो है वो अवेलेबल होती है। प्लस मैंने एक्सप्लेन किया था स्टार्ट में कि जो आपका ई स्टैंपिंग का जो पोर्टल है आपका es.punjab.gov.pk, आप उस पोर्टल पे जाएंगे तो राइट अपर कॉर्नर के अंदर आपको एक टैब मिलती है कैलकुलेट डीसी वैल्यूएशन। वही डीसी वैल्यूएशन जो नोटिफाइड होती है उसको अपलोड उन्होंने किया हुआ है उस पोर्टल के ऊपर। तो वो डीसी वैल्यूएशन टेबल जो है आप अपना डिस्ट्रिक्ट, तहसील, रेलेवेंट रेवेन्यू सर्कल, मौज़ा और प्रॉपर्टी एरिया जब आप डालेंगे तो आपका पर मरला उसकी डीसी वैल्यूएशन और उसका जो कवर्ड एरिया का जो पर स्क्वायर फीट जो रेट है वो आपका वहाँ पे आपको उस ऑनलाइन आपको डीसी वैल्यूएशन आपको मिल जाता है वहाँ से उस टैब से। ये हर साल इंक्रीज़, देखो ये डिस्क्रेशन है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की कि वो इंक्रीज़ करे ना करे, लेकिन प्रैक्टिस यही है कि 10% इंक्रीज़ जो है वो लाहौर में अब इतने साल से मैं देख रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 10% इंक्रीज़ आता है। लेकिन कुछ एरियाज़ के अंदर लाइक आपके जो मेजर कमर्शियल हब्स जो हैं जिनके अंदर लाइक 2018-19 में एक प्रॉपर्टी का अगर एक बूम आता है तो फिर वहाँ पे वो उसको एवेल्यूएट करके समटाइम्स 15-20% तक भी उन्होंने रेट्स बढ़ाए हैं। अब आपको एक इसमें ऐड कर दूँ आपके इसी क्वेश्चन से, एक डीसी वैल्यूएशन टेबल है, एक FBR का अपना वैल्यूएशन टेबल है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने भी मेजर सिटीज़ का, वो हर जगह का नहीं है अभी, मेजर सिटीज़ का वैल्यूएशन टेबल FBR ने दिया हुआ और वो एप्लीकेबल है जो विद होल्डिंग टैक्स आपने पे करने हैं ऑन बिहाफ ऑफ द बायर या ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर। गेन टैक्स या विद होल्डिंग टैक्स, ये 236K का और 236C के 2 टैक्सेस हैं आपके FBR के, ये आपने पे करने होते हैं। तो वो टैक्सेस जो हैं उसकी कैलकुलेशन आपके FBR रेट के मुताबिक होगी, आप उससे कम पे नहीं कर सकेंगे। और FBR का रेट जो है वो आप कह लें कि इट्स नाउ अभी जो है इस वक्त वो इट्स लाइक 70 to 80% ऑफ द मार्केट वैल्यू तक वो चला गया हुआ FBR का रेट, जो शायद एक आध बार और रिवाइज हुआ तो 100% आपके मार्केट वैल्यू के बराबर ही आ जाएगा। डीसी रेट से ज़्यादा। अब आपको यहाँ पर इंटरेस्टिंग थोड़ी टेक्निकल बात हो जाएगी, कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। आप एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, आपने एक प्रॉपर्टी आपके क्लाइंट ने परचेज़ की 5 करोड़ रुपए की, उसका जो डीसी वैल्यूएशन टेबल है वो उसका 1.5 करोड़ रुपए है कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में जो मिनिमम है वो 1.5 करोड़ रुपए है। आपका क्लाइंट आपसे कहेगा कि जी मेरा ख़र्चा बचता है, लाइक अगर 10% आपकी ड्यूटी है, 5 करोड़ के ऊपर 10% का मतलब है आपको 50 लाख रुपया गवर्नमेंट को ड्यूज़ पे करने हैं। और अगर आप डीसी वैल्यूएशन के 1.5 करोड़ रुपए पे अगर आप डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाते हैं तो आपको वो ड्यूटीज़ जो है वो 15 लाख रुपए पे करनी पड़ेंगी, तो 35 लाख रुपया उसकी सेविंग हो रही होती है। तो अक्सर क्लाइंट्स जो है वो यही कहते हैं कि जी हमें डीसी वैल्यू पे करवा दें। अब स्टैम्प ड्यूटी, वो कॉर्पोरेशन फ़ी, वो जो ये 2% ड्यूटी तो आपने पे कर दी डीसी वैल्यूएशन टेबल पे, लेकिन जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो आपको पे करना पड़ेगा FBR के रेट के मुताबिक। अब होगा क्या
कि आप जब एफबीआर के टैक्सेस पे करते हैं तो वो आपके सीएनआईसी या आपके एनटीएन नंबर के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं और सिस्टम में आपके सीएनआईसी नंबर के अगेंस्ट वो अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रही होती है। अब आप वो जब चलान जनरेट करते हैं तो आप कंसिडरेशन मेंशन करते हैं कि जी मेरी 3 करोड़ या 4 करोड़ वैल्यू है और उसके ऊपर ये 12 लाख 3% के हिसाब से टैक्स बनता है। तो वहाँ पे आपने क्या वैल्यू दे दी एफबीआर को, 3 या 4 करोड़ रुपया। आपका इंस्ट्रूमेंट क्या बनाया आपने, 1.5 करोड़ रुपए का। अब जब आपने साल के बाद आपका क्लाइंट जब अपनी रिटर्न फाइलिंग के लिए जाएगा और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो जब अपडेट करेगा तो वहाँ पे उसको उस प्रॉपर्टी की अपनी कॉस्ट शो करनी है कि मैंने ये प्रॉपर्टी कितने की ली है। अब वो वहाँ पे उसके लिए प्रॉब्लम आता है, तो अगर उसका वाइट मनी था ना तो वो कहेगा कि मैंने 5 करोड़ की ली है, या वो एफबीआर की जो वैल्यू थी 3.5 या 4 करोड़ वो वैल्यू मेंशन कर देगा, डीसी वैल्यूएशन मेंशन नहीं करेगा। क्योंकि अगर वो डीसी वैल्यूएशन मेंशन करता है और साल के बाद बेचने के लिए जाता है तो उसकी जो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन है वो लोअर वैल्यू 1.5 करोड़ से होगी, तो उसको उस 3.5-4 करोड़ रुपए के ऊपर जो है वो 15-20% कैपिटल गेन पड़ जाना है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसका जो टैक्स कंसल्टेंट है वो उसे कहेगा कि नहीं आप एफबीआर वैल्यू मेंशन कर दें जो आपने एफबीआर को टैक्स पे किया था। इन केस अगर उसका ऑडिट ओपन हो जाता है एंड दैट पर्सन इज आस्क्ड टू प्रेजेंट हिज टाइटल डॉक्यूमेंट, तो उसका टाइटल डॉक्यूमेंट किस वैल्यू का है, डीसी वैल्यूएशन टेबल का 1.5 करोड़ रुपए का, तो वहाँ पे आप जो है वो फंस जाएंगे कि वहाँ पे फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने एक तो टैक्सेस की इवेजन की कि आपने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो स्टैम्प ड्यूटी और जो टीआईपी टैक्स आपने कॉर्पोरेशन को जो पे किया वो आपने वो 3.5-4 का पे नहीं किया, वो आपने 1.5 पे पे किया। अब इसमें एक और एंगल आ जाता है कि आपने अमाउंट किस तरह पे की। आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर उन्होंने एक थ्रेशोल्ड दे दिया हुआ है कि लाइक ये पहले तो 5 मिलियन था, मुझे लगता है कि अब शायद उसको भी उन्होंने इस रीसेंट अमेंडमेंट में ख़त्म कर दिया है कि आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी वो अकाउंट टू अकाउंट होंगी, कैश नहीं होगा। अब आपने एक प्रॉपर्टी 5 करोड़ की ख़रीदी है, लाइक मैं बायर हूँ, मैं हसन से प्रॉपर्टी ख़रीद रहा हूँ 5 करोड़ रुपए की, मैं आपको पेमेंट जो है वो अकाउंट से अकाउंट देना चाहूँगा ताकि कल को आप ये क्लेम ना कर सकें कि मुझे पूरी पेमेंट नहीं मिली। मैं सिक्योर कैसे होता हूँ कि मेरे अकाउंट से आपको 5 करोड़ रुपए आ जाए। तो पैसे मैंने 5 करोड़ भेजे, एफबीआर को टैक्स मैंने 3.5 करोड़ रुपये दिया, इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर करवाया मैंने 1.5 करोड़ रुपये का। वो 5 करोड़ अकाउंट से इसलिए भेजे कि मैं सिक्योर होता था। एफबीआर का 3.5 इसलिए किया क्योंकि एफबीआर का थ्रेशोल्ड था कि उससे नीचे मैं कर नहीं सकता था। तो ये चीज़ें जो होती हैं इस वजह से एडवाइजेबल यही होता है कि आप आपकी एडवाइस अपने क्लाइंट को ये होनी चाहिए कि भाई जिस एक्चुअल वैल्यू पे आप परचेज़ कर रहे हैं वही वैल्यू अपनी मेंशन करें और उसी के ऊपर ही अपनी सारी ड्यूटीज़ पे करें। लेकिन नेचुरली ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं पाकिस्तान के अंदर कि लाखों रुपया जो है वो कोई भी शख्स जो है ना वो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वो कहता है कि एक बार तो मेरे पैसे बच जाएं, कल को जब ऑडिट खुलेगा तो फिर देख लेंगे। देखें ये वो आगे हम वो रेड टेप्स की और उसकी बात कर रहे थे कि वो जब भी नए सिस्टम्स आते हैं तो उसमें नए इश्यूज भी क्रिएट जो है ना वो अथॉरिटी कर रही होती है, तो उसके हल भी वही बता रही होती है। तो आपकी बात ठीक है कि ये आम आदमी को जो है वो डेफिनेटली आपके जितने डीड राइटर्स ये वसीका नवीस बैठे हुए हैं आपको मोस्टली आप जो है वो डीसी वैल्यूएशन पे ही चलेंगे। और अभी से पहले क्या होता था कि आप अगर कभी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, जब आई वाज यंग 2007 में जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे थे, मैं रजिस्टर ऑफिस में जाता था तो आई कुड सी लाइक फॉर मैनी ईयर्स मुझे उस रजिस्ट्रेशन ऑफिस में 3-4 ही चेहरे नज़र आते थे कि एक डॉक्यूमेंट्स अगर उस दिन 100 डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुआ है तो वो लोकल कमीशन से आपने वो डॉक्यूमेंट उल्टे पड़े होते थे तो लोकल कमीशन का नाम होता था, तो उससे आप अपना कागज़ ढूंढते थे कि मेरा डॉक्यूमेंट हुआ है या नहीं हुआ। तो आपको मोस्टली डॉक्यूमेंट जो है ना वो 30-30, 40-40 कागज़ जो है ना वो एक ही लॉयर का आ रहा होता था। वो होता क्या था कि वो लोकल कमीशन जो है वो वहाँ लोकल कचहरी के अंदर बैठे हुए तमाम डीड राइटर्स के साथ एक लॉयर लिंक है, तो वो जितने भी वसीक़ा नवीस हैं वो सब में लोकल कमीशन जो है ना वो उनका रेट फिक्स है, वो सबका डालते जाते थे। तो समटाइम्स उस लोकल कमीशन के सामने कभी एग्जीक्यूशन नहीं होती थी और कल को जब आपके इश्यूज़ होते थे आप उनको अगर वो कोर्ट में बुलाते हैं तो वो उसको वो
टेस्टिमनी वो कर ही नहीं सकते कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो मेरी प्रेजेंस में एग्जीक्यूट हुआ था, क्योंकि ह्यूमनली इतना पॉसिबल ही नहीं है कि दिन में 30-30 40-40 कागज़ आपके रजिस्टर हो रहे हैं, तो सब में जो है वो एग्जीक्यूशन जो है वो आप जाके खुद कर रहे होते हैं। तो ये प्रैक्टिसेस डिफरेंट जो हैं ये चलती हैं, ये आपको सिस्टम को, बट ई रजिस्ट्रेशन की वजह से अब काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो स्ट्रीमलाइन और स्मूथ हो गई हैं। लोकल कमीशन जो है वो लाहौर से बाहर जो है वो तहसीलदार जो है, जो सब रजिस्ट्रार होता है, वो अपने ही नायब तहसीलदार या अपने ही ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करता है, वो लॉयर्स को अलाउ नहीं करता। मोस्टली ये नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप हो या उसका आप पे ट्रस्ट हो तो वो आपको अलाउ कर दे। बावजूद इसके कि अब ई रजिस्ट्रेशन के अंदर नादरा के डाटा के बगैर जो है वो एग्जीक्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। एनी अदर क्वेश्चन? कुछ और चीज़ें भी आपको बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए। अभी तो ई रजिस्ट्रेशन का पोर्टल आ गया और लास्ट ईयर से जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपके ई पोर्टल के थ्रू हो रहे हैं। उससे पहले 1947-50 से ऑनवर्ड्स जितना आपका रिकॉर्ड है वो आपके रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज़ के अंदर उन तमाम डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड मौजूद है, और जब भी आप किसी नए इंस्ट्रूमेंट के लिए जाएंगे तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी वगैरह आपको निकलवा के उसके साथ लगानी होती है। ये ज़हन में रखिएगा कि किसी भी तहसील का जो रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड है वो मैक्सिमम आपको 8 से 10 साल पुराना आपको तहसील से मिलता है। उससे पुराने रिकॉर्ड के लिए आपको मुहाफ़िज़ खाने जाना पड़ता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के अंडर आता है। हर ज़िले के अंदर एक पुराना मुहाफ़िज़ खाना है। आपका 10 साल से पुराना जितना रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड और जितना आपका इंतकालात का रिकॉर्ड जो होता है, जब भी 4 साल की जमाबंदी बन जाती है तो उस जमाबंदी बनने के बाद जितने इंतकालात होते हैं वो आपके रेवेन्यू के मुहाफ़िज़ खाने में चले जाते हैं पुराने। इसी तरह 8 से 10 साल से पुराना रिकॉर्ड जो है वो आपके सेंट्रल रिकॉर्ड जो मुहाफ़िज़ खाना या डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड में है वो वहाँ पे चला जाता है। तो जब भी पुराने किसी इंस्ट्रूमेंट की आपने सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी होगी तो वो आपको उस रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट से मिलेगी, वो आपको कंसर्न रजिस्ट्रेशन ऑफिस से नहीं मिलेगी। नहीं, जमाबंदी 4 साल के बाद होती है, 4 साल के बाद। और अभी तक ये ऑनलाइन रिकॉर्ड होने से तो अब ये 4 साल के बाद अपडेट होना शुरू हो गई है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये लाइक 10-10, 15-15 साल भी जो है वो अपडेट अक्सर नहीं होती थी। बहुत कम मौज़ूआ जाते हैं जिनमें ये जो रूरल जो आपके मौज़ूआ जाता है ना उसमें तो 4 साल के बाद वो जमाबंदी होती है। जो आपके हार्ड कोर पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज़ थे उसके अंदर चूँकि वो प्रॉपर्टी के खसरों में इतनी ज़्यादा डिवीज़न हो जाती है और वो 2-2, 3-3, 1-1 मरले के यूनिट्स में इतने ज़्यादा लोग आ जाते हैं कि वो उसकी जमाबंदी को अपडेट करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक ये जिस एरिया में आप बैठे हैं या ये चौबरजी वाला आपका ये मजंग का एरिया कहलाता है, मौज़म मजंग की जमाबंदी 70s 80s से चल रही है, उसके बाद से वो आज तक अपडेट नहीं हो सकी है। आपका एक न्याज बेग का मौज़ा है जो आपका ठोकर न्याज बेग, उससे रेलेवेंट एरियाज़ हैं, उसका इस्तेमाल जो है वो जब मैं फील्ड में आया था वो 20 साल 25 साल पहले भी उसका इस्तेमाल चल रहा था, वो अभी तक उसका इस्तेमाल जो है वो अभी तक चल रहा है। तो वो जो हार्ड कोर अर्बन एरियाज़ हैं उसके लिए वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और कोई क्वेश्चन? You have 25 minutes अगर एनीवन। देखिए, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स आपके डिफरेंट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैं, उसमें रजिस्टर हकदारान ज़मीन ये आपको इट्स वन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। इसके अंदर आपकी जो करंट आपकी जो ओनरशिप, पोजेशन यानी मलकियत, कब्ज़ा, खेवट, खतूनी, खसरा नमरान, नेचर ऑफ लैंड, उसको कौन सी जो कैनाल सिस्टम जो है वो कौन सा हो रहा है, उसका अबियाना मालिया जो है वो किस तरह आ रहा है, ये सारी डिटेल जो है ये आपकी उस जमाबंदी के अंदर चल रही होती है। नहीं, ये देखिए, ये रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है ये मेंटेन कर रहा है आपका हल्का पटवारी, ये रजिस्टर्ड हकदारान ज़मीन उसके पास होता है। उस रजिस्टर्ड हकदारान ज़मीन में कोई भी एंट्री चेंज होनी है तो वो एक और रिकॉर्ड ऑफ राइट है आपका रजिस्टर्ड दाखिल खारिज, जो म्यूटेशन रजिस्टर कहलाता है, वो उस म्यूटेशन रजिस्टर के थ्रू चेंज होगा इस जमाबंदी के अंदर। और 4 साल तक जितनी भी म्यूटेशन के अंदर जो चेंजेस आएंगी वो इंतकालात के थ्रू वो इसके ऊपर वो नंबर इंतकाल का मेंशन होता रहेगा। और जब 4 साल के बाद जमाबंदी अपडेट होगी
तो जो लोग खारिज हो गए उनका नाम खाना मलकियत से निकल जाएगा, और जिन लोगों का नया इंदराज हुआ इंतकालात के थ्रू उनके नाम जो है वो खाना मलकियत के अंदर अपडेट हो जाएंगे। तो वो हर 4 साल के बाद जो है ये रिकॉर्ड इस तरह अपडेट होता रहता है। तो इट्स वन ऑफ द रजिस्टर्स। जो फ़र्द आपकी निकलती है, जो फ़र्द की हम टर्म यूज़ करते हैं, इट्स बेसिकली एक्सट्रैक्ट ऑफ रजिस्टर हकदारान ज़मीन। ये उस रजिस्टर का एक्सट्रैक्ट है कि वो एज इट इज़ उस रजिस्टर के ऊपर जो आपकी प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन मलकियत की जो है वो एज इट इज़ आपको पटवारी जो है वो फ़र्द के ऊपर लिख के साइन करके आपको इशू कर देता है। सॉरी, जमाबंदी देखें, जब ये सिस्टम उन्होंने ऑनलाइन किया था फ्यू ईयर्स बैक 2014-15 में, तो उस वक्त उन्होंने एक्सेस दी हुई थी कि कोई भी शख्स जो है वो जाके किसी मौज़ा में नाम डाल के तो वो एक्सेस कर लेता था कि ये कितने एरिया का मालिक है और उसका खाता नंबर क्या है। लिमिटेड थी लेकिन ये एक्सेस हो जाती थी। वो एक्सेस मेरे ख्याल है 2-3 साल हो गए हैं, वो एक्सेस बंद हो गई है। अब आप उसको ख़ुद से जाके ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप अपना लॉगिन क्रिएट करते हैं, आप अपनी फ़र्द जो है वो जनरेट करना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस जो है वो लैंड रिकॉर्ड ज़मीन जो है आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाके अपना लॉगिन क्रिएट करें। लॉगिन क्रिएट करके रिकॉर्ड वगैरह की फ़र्द वो ऑनलाइन पेमेंट करके तो वो आप रिसीव कर सकते हैं। वो समटाइम्स पोर्टल चल रहा होता है, समटाइम्स नहीं चल रहा होता। ये उसी तरह है कि अब आपको रिकॉर्ड की फ़र्दें जो हैं वो आपको किसी भी नादरा ई सहूलत सेंटर से भी मिल जाती हैं। तो वो लॉगिन्स पेड लॉगिन्स हैं जो कि लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जो है उन्होंने वो दिए हैं डिफरेंट वेंडर्स को। वो मेरे ख्याल है 2-2.5 लाख रुपए का किसी एक तहसील का वो आपको लेना पड़ता है लॉगिन। वो लॉगिन लेके तो आप उस तहसील की जितनी फ़र्दें हैं वो आप इशू कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए कि पंजाब के अंदर जो है वो रिकॉर्ड इन्होंने ये सारा अब इंटीग्रेट हो गया हुआ है। आप अपनी फ़र्द जो है वो पंजाब के अंदर किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर जाके आप अपनी फ़र्द निकलवा सकते हैं। आपका रिकॉर्ड बेशक जो है वो राजनपुर का है, आप लाहौर के अंदर से जाके अपनी फ़र्द जो है वो ले सकते हैं। प्लीज़ आप इसकी PLRA की वेबसाइट पे जाएंगे, आप पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी, उसमें आगे आपको डिफरेंट टैब्स में ई रजिस्ट्रेशन का भी पोर्टल है वहाँ पे, और आपका इसका फ़र्ज का भी जो है उसके हवाले से भी वहीं पे दिया हुआ लॉगिन आपके ऑप्शंस अवेलेबल है वहाँ पे। PLRA ये उससे रेवेन्यू रिकॉर्ड से रिलेटेड, उससे रिलेटेड नहीं था। हाँ, ये हट गया था। PLRA की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी। देखें, फ़र्द जो है, जो फ़र्द आपकी किसी पर्पस के लिए यूज़ होगी, लाइक आपकी फ़र्द बराए बै है, फ़र्द बराए रहन है, फ़र्द बराए हिबा है, फ़र्द बराए ज़मानत है, ये जो फ़र्दें होती हैं ये फ़र्दें आपको मिलेंगी आपके राज़ी रिकॉर्ड सेंटर से। वो पंजाब में उन्होंने पूरा जो है उसको अब कर दिया, आप किसी भी राज़ी रिकॉर्ड सेंटर पर जाके अपनी फ़र्द जो है वो ले सकते हैं। नहीं, आपकी लाहौर के बहुत सारे एरियाज़ हैं जो ऑनलाइन हो गए हैं। मैंने आपको बताया कि सिर्फ वो एरिया जो बहुत अर्बन हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं जिनमें जमाबंदी अपडेट नहीं हो सकी बड़े अरसे से, 25-25, 30-30 साल से, उनका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज होना मुश्किल है। अदरवाइज़ तकरीबन बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड जो है वो 80-90% अब ऑनलाइन हो गया हुआ, तो आप वो जाके ले सकते हैं। जो रिकॉर्ड की फ़र्दें हैं, मैं वो बता रहा था कि रिकॉर्ड की फ़र्द आपको किसी भी नादरा ई सहूलत सेंटर से भी मिल जाती है जिनके पास ये लॉगिन है, और आप ऑनलाइन ख़ुद भी अपना लॉगिन क्रिएट करके तो आप वो ऑनलाइन PSID के थ्रू पेमेंट करके भी आप अपनी फ़र्द ले सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ रिकॉर्ड की फ़र्द मिलेगी आपको। किसी पर्पस के लिए चाहिए तो वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर से आपको मिलेगी। सर, हमेशा ना अप्लॉज से अंदाज़ा हो जाता है कि लेक्चर किस किस्म का रहा। मैं समझता हूँ सर, आपने बड़ा वो आजाना तौर पर फरमाया था कि ये आपका पहला लेक्चर है, तो लगा तो कहीं से भी नहीं। मुझे तो लगता है कि आप तो जैसे रजिस्ट्रार्स वगैरह हैं उनको भी जाकर लेक्चर्स देते रहते होंगे कि इस तरीके से आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है। सर, मैं इस लेक्चर के एंड पर एक बात मैं और ज़रूर कहूँगा कि मैं आपका लॉ कॉलेज में तो जूनियर था ही, लेकिन आज मैं आपका स्टूडेंट भी बन गया हूँ। वो इसलिए कि पार्टिसिपेंट्स के अलावा बेतहाशा चीज़ें ऐसी हैं जो आज मुझे लगा कि मैं खुद बड़ा आउटडेटेड था, तो मुझे काफ़ी नई चीज़ों का पता चला। थैंक यू वेरी मच सर।